तो जय हिंद भाई सभी लोगों को। और ये है आपका लास्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले। होपफुली आप लोगों ने बेहतर किया होगा एंड लेट्स सी, देखते हैं कि क्या रहा आपका इसका स्कोर। सॉल्यूशन फटाफट चेक करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, चूज एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। मतलब इनमें से आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। देखो, टी वाई जहां लगेगा वो नाउन, नेस जहां लगेगा वो भी नाउन, शन जहां लगेगा वो भी नाउन। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस को यहां से निकाल लेना था। ओ यू एस मतलब एडजेक्टिव, तो पहले का आंसर होना था ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आर्ट ऑफ गार्डनिंग के लिए सिंपल सा आपको पता है, गार्डनिंग का मतलब हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर होता है जो गार्डनिंग, क्योंकि बॉटनी तो प्लांट्स के लिए आता है। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड ढूंढना था इसमें। देखो इसमें से इनकरेक्ट अगर ढूंढते तो आप इलिसिट, इलिसिट में डबल एल आता है, तो यही है इलिसिट का मतलब होता है अवैध। बाकी इंपेरेटिव, इमेच्योर, इमिनेंट ये सब ठीक थे। नेक्स्ट, अगला स्टिंजी। स्टिंजी का आपको बताना है नियरेस्ट मतलब सिनोनियम। तो स्टिंजी क्या होता है? कंजूस, और कंजूस के लिए आ जाएगा माइजरली। ठीक है, एक्विट का मतलब होता है आरोप से बरी करना, तो उल्टा हो जाएगा कन्विक्ट, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा आरोप लगाना, कन्विक्ट। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी काम को किसी भी तरीके, मतलब किसी काम को बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब किसी भी हालत में, है ना। इन वॉट एवर वे वन कैन। चलिए जी, पी क्यू आर एस देखिए। द मीटिंग वुड हैव बीन ओवर ऑन टाइम। मीटिंग जो है समय पर ओवर हो गई होती। ठीक है, इफ मिस्टर राय डिड नॉट होल्ड अस अप विद हिज लॉन्ग फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो इसका मतलब आप क्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्यू के बाद आ जाएगा पी, और पी के बाद एस, एस के बाद आर, तो आंसर बैठेगा इसका सी। नेक्स्ट, सच रिमार्क्स आर सर्टेनली डेरोगेटरी टू। तो डेरोगेटरी आलोचनात्मक किसी चीज के लिए, तो डेरोगेटरी टू समथिंग। आई थॉट वी हैव रन आउट ऑफ कॉफी बट आई फाउंड इट। कॉफी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए सिंगुलर के लिए इट आ जाएगा। देयर आर इंकपॉट, बैग और अम्ब्रेला। तो इंकपॉट के लिए एन, बैग के लिए आ, अम्ब्रेला के लिए एन, तो आंसर हो जाएगा बी। मैं इस डीवीडी को पहले ही देख चुका हूं। देख चुका हूं मतलब कोई काम पहले ही हो चुका है, तो हैव ऑलरेडी सीन, तो आंसर होगा इसका बी। चलिए जी, तो आपसे पूछा है कि इनमें से कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जो सही है। इसके हिसाब से इनमें से सही कौन सा है? तो इट वॉज सच अ गुड फिल्म, ये इतनी अच्छी फिल्म थी, दैट वी डिसाइडेड टू गो, और हमने इसको जाने का निर्णय लिया कि भाई जाएंगे और देखेंगे। तो द फिल्म वॉज सो गुड दैट वी डिसाइडेड टू गो, तो एक तो ये हो जाएगा पहला। द फिल्म वॉज टू गुड टू, टू गुड का मतलब है ये निगेटिव सेंस देता है, तो इतनी अच्छी थी कि नहीं देखना है, तो नहीं आ गई, क्योंकि टू निगेटिव का मीनिंग देता है आपको, तो फिर ये नहीं होगा इसका आंसर। द फिल्म वॉज वेरी गुड दैट, तो भाई वेरी का पेयर दैट से बनता नहीं है, तो ए आंसर आ जाएगा इसका। माई डॉटर, देखिए डॉटर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है? डॉटर्स इन लॉ, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, प्रेफर, प्रेफर के पीछे टू लगता है। आई प्रेफर माई जॉब टू योर्स, तुम्हारी जॉब की अपेक्षा, तो ये सही था, इसका आंसर होगा नो एरर। व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल, अशोक ने अनिल से पूछा। तो डिड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें पास्ट परफेक्ट मुझे सिर्फ बी दिखाई दे रहा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। द डॉग बिट, बिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट, बाइट का सेकंड फॉर्म बिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को वॉजवर प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो नेबर जो है, नेबर के साथ वॉज आ जाएगा, तो आंसर होगा इसका सी, आवर नेबर वॉज बिटन। Once while traveling by the local bus, I got a seat beside a very strange man. He seemed interested in every passenger aboard. He would stare at a person. वो सबको घूर रहा था. Scribbled some old mathematical notations on his long notebook and then move on to the next. Being quite interested in what he was doing, I asked him what all those notations meant, and then came the startling reply. Startling का मतलब एकदम sudden, surprising reply. He saw a man's face. उसने उस आदमी का चेहरा देखा. नॉट एज अ सिंगल यूनिट बाय एज थाउजेंड्स ऑफ द स्क्वायर्स पुट टुगेदर। देखो मैं इसमें बताता हूँ इसकी पूरी कहानी है क्या, कि बस में बैठे थे, तो उसने देखा एक आदमी जो है अचानक से मतलब एक अलग ही तरीके से घूर रहा था किसी इंसान को। तो उसने पूछा कि भाई ऐसा क्या है, तो उसने कहा कि
मैं इसके चेहरे के अंदर के जो फेस के जो पार्ट्स हैं उनको देख रहा हूं, मतलब वो उसका एक तरीके से ये कह दो कि वो जो उसका चेहरा पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे कहा ना स्क्रिबल सम ओल्ड मैथमेटिकल नोटेशंस ऑन हिज लॉन्ग नोटबुक एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। बीइंग मतलब लोगों के चेहरे पड़ रहा था। बीइंग क्वाइट इंटरेस्टेड इन व्हाट ही वाज डूइंग आई आस्क्ड हिम, मैंने उस आदमी से पूछा, ये राइटर बता रहा है, व्हाट ऑल दोज नोटेशंस, कि उनका क्या मतलब था। तो उसका रिप्लाई आया कि ही सॉ मैन्स फेस नॉट एज अ सिंगल यूनिट, कि जैसे तुम देख रहे हो ना एक चेहरे को चेहरे के रूप में, मैं चेहरा नहीं देख रहा हूँ, बट थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर्स, उस चेहरे पे थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर्स। तो कोई ज्योतिषी वोत्सी टाइप का ही होगा ये। तो ये था इसमें, और कुछ नहीं। फ्रॉम द पैसेज वी गैदर, हमें ये समझ में आता है कि जो ऑथर है ना हमारा, वो जानने का इच्छुक टाइप का पर्सन है, इनक्यूजिटिव है। यही इसका आंसर था फर्स्ट वाला, ठीक है। ऑथर फाउंड दैट मैंस रिप्लाई क्वाइट सरप्राइजिंग। क्यों क्यों लगा उसे? क्योंकि उसे इसलिए लगा कि भाई अ मैंस फेस कैन बी एनालाइज, कि एक इंसान का जो चेहरा वो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो ये बात सरप्राइजिंग थी, डी आंसर था ना इसका। द मैन कॉट ऑथर्स अटेंशन, क्यों पड़ी उसकी अटेंशन? क्योंकि वो हर किसी व्यक्ति को बस में घूर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज स्टेयरिंग एट एवरी पर्सन इन द बस, ही वुड स्टेयर एट एवरी पर्सन एंड देन स्क्रिबल डाउन मैथमेटिकल नोटेशन। ही वॉज बिल्डिंग आर्टिस्ट लर्निंग आर्ट ऑफ ग्राफिक्स, नहीं ये होगा। ही वुड स्टेयर क्योंकि वो घूर रहा था हर व्यक्ति पे, एंड देन स्क्रिबल डाउन, और कुछ लिख रहा था, तो ये बनेगा इसका। द मैन वॉज स्क्रिबलिंग डाउन, जो बंदा है वो क्या लिख रहा था? सब मैथमेटिकल साइंस, नहीं। द फिगर ऑफ अ क्वेश्चन, नहीं। द डिटेल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर, सब मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड कैलकुलेशंस, नहीं 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 नहीं। वो जो स्क्वायर्स देख रहा था ना, द डिटेल्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर्स पुट टुगेदर, तो उनके बारे में, ठीक है, ये चेक कर रहा था वो। तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का, दैट इज डी, ठीक है। द मैन वॉज स्क्रिबलिंग डाउन, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ, स्क्रिबल डाउन क्या कर रहा था वो। लास्ट में दिया था ना यहाँ पे, ही वॉज, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, एक सेकेंड, सम ओल्ड मैथमेटिकल नोटेशन, ओ हो ये रहा मैथमेटिकल नोटेशंस, तो ये आंसर हो जाएगा मैथमेटिकल साइंस। स्क्रिबल वो यही कर रहा था, ठीक है, थाउजेंड ऑफ स्क्वायर्स को तो देख रहा था, तो ये कुछ साइंस जो थे मैथमेटिकल उनको देख रहा था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये था आपका मॉक टेस्ट, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मॉक टेस्ट अच्छा चला जाए तो ज़्यादा उछल जाते हैं हम लोग, ख़राब चला जाता है तो परेशान हो जाते हैं। ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि वहाँ जो आना है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए फिर, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड कल आप क्वेश्चंस भेजिएगा। और क्वेश्चंस तो भेजना क्या है, देखो मैं तो पहले से ही कंफर्म कर रहा हूँ, पढ़ा पढ़ाया आएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। तो चलिए बस, हाँ, पेशेंस नहीं खोना, पेशेंस खो दिया तो समस्या पैदा हो जाएगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि 70 में से 50 करके कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे से कर लो, 30 कर लो बहुत है, ठीक है, 35 कर लो बहुत है। ज़्यादा के चक्कर में भागते हैं तो इसलिए निगेटिव कर देते हैं हम लोग, ठीक। तो चलिए, सी यू गाइस, टिल देन सभी को जय हिंद। हाँ जी, आपका मॉक नंबर ऑल इंडिया मॉक 5 और इसका सॉल्यूशन देखेगा। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, ये आपका स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति संबंधित आपका बागवानी से तथा हनी बी से, हनी प्रोडक्शन से। आंसर क्या जाएगा? हनी एंड एग्रीकल्चर, डी इज द करेक्ट आंसर। जूट पूछ लिया जाता है, जूट किससे है? ये है आपका गोल्डन, किससे है आपका? गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर। आंसर क्या गया? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन इज द खरीफ क्रॉप सोन, यानी कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की जो फसलें हैं वो कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। कब? आंसर जाएगा जून जुलाई में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसलें? अक्टूबर नवंबर में ये रबी की फसलें बोई जाती है, रबी की फसलें बोई जाती है। मार्च अप्रैल की अगर बात की जाए तो मार्च अप्रैल में जायद की फसलें बोई जाती है। आंसर क्या होगा? जून
जुलाई में खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें कौन सी होती है? ये आपका ज्वार होगी, बाजरा होगा, यहाँ पर शोरगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो यह आपका निजी संपत्ति का अधिकार डीपीएसपी में नहीं किया गया। डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत, इन्हें डीपीएसपी कहा जाता है। कहाँ से लिए गए डीपीएसपी? जल्दी कहाँ से लिए गए हैं, कौन बता रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, बिल्कुल ये आपका किस में है? आर्टिकल 51 में है। ये भी डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में कहाँ से कहाँ तक? डीपीएसपी में 36 से 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51। उसके बाद फिर लिखा है आपका 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 14 वर्ष तक के बच्चों को, हाँ जी, आर्टिकल 45 में लिखा है। गोवध निषेध, बिल्कुल कहाँ लिखा है? आर्टिकल 48 में लिखा है। आंसर क्या गया? एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर है आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? यानी कि इंटरनेशनल पीस की बात की जाती है, किस आर्टिकल में की जाती है? तो ये की जाती है आपका आर्टिकल 51। आंसर जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 51 में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी कहा जाता है? तो देवान प्रियदर्शी किसे कहा गया? ये थे आपके अशोक मौर्य, मौर्य वंश के तीसरे सम्राट, मौर्य वंश के तीसरे सम्राट। और इनका एक युद्ध फेमस है, कौन सा? कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। कब? 261 बीसी में इन्होंने लड़ा था। कब लड़ा था? 261 बीसी में लड़ा था। और साथ साथ में यहाँ पर किसके साथ लड़ा गया था? ये थे आपके अनंत पद्मनाभन। कहाँ से? कलिंग, आंध्र प्रदेश से। गौतम बुद्ध उसके बाद फिर महावीर, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि, इन्हें क्या कहा जाता था? शाक्य मुनि कहा जाता था। शाक्य वंश से थे इसलिए शाक्य मुनि कहा गया। महावीर, ये आपका किसके? जैन धर्म के प्रवर्तक। महावीर, भगवान महावीर किससे? जैन धर्म के प्रवर्तक थे। कौन से? 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें। अगला क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट। उसके बाद लिखा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी? ये थे आपके कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य, इन्हीं का नाम क्या था? कौटिल्य का नाम ही, इन्हीं को कहा जाता था आपका विष्णुगुप्त। इन्हीं का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। और इन्हें ही क्या कहा जाता था? यही थे आपके अर्थशास्त्र के, क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। या फिर इनका एक और नाम है, सोनी जी बता रहे हैं, एक और नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड चेकमेट इज रिलेटेड टू विच गेम? चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। चेकमेट आपका जब लास्ट में क्या होता है? शतरंज खेलते हुए बिल्कुल लास्ट चांस होता है, जब कोई चांस नहीं बचता है चलने के लिए, कोई आपके पास चाल नहीं होती है, तो उसे कहा जाता है जब दूसरा राजा मरता है, चेक एंड मेट। तो शतरंज से संबंधित है। बास्केटबॉल, गोल्फ, कबड्डी इनसे संबंधित नहीं है चेकमेट। आंसर गया ए। उसके बाद डेनियल नोबोआ किस दक्षिणी अमेरिकी देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? 35 वर्ष की उम्र में बने हैं, तो ये बने हैं आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में है। इक्वाडोर से यहाँ पर इक्वाडोर में कौन सा एक ज्वालामुखी है? कौन सा है? ये है ज्वालामुखी, ऊपर की तरफ पाया जाता है। ओजोस डेल सलाडो तो आपका कहाँ होता है? ओजोस डेल सलाडो नीचे चिली और अर्जेंटीना में है। आंसर क्या है आपका? इक्वाडोर इज द करेक्ट। वेनेजुएला से संबंधित एक बात पूछ ले, ब्राजील में पूछी जाती है अमेजन, क्या पूछी जाती है? अमेजन नदी ब्राजील में, यहाँ पर आपके अमेजन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वेनेजुएला से पूछी जाती है कौन सी? कैरोनी नदी। कौन सी? कैरोनी नदी। और कैरोनी नदी पर पूछा जाता है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाता है। आंसर क्या होगा? इक्वाडोर। फिर है आपका विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन, यानी कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो ये करता है आपका विटामिन के। विटामिन के हेल्प करता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी रोग होता है, यानी कि आंखों से संबंधित कौन सा है? आंखों के लिए जरूरी है। आंखों के लिए जरूरी कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन डी हड्डियों से संबंधित है, हड्डियां मजबूत होती है, यानी कि इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। फोलिक एसिड ये आपका डेवलपमेंट के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए है आपका? बॉडी डेवलपमेंट। बॉडी डेवलपमेंट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सांग इज ए टाइप ऑफ सांग। सांग कहाँ मनाया जाता है? सांग हरियाणा का एक लोक नृत्य है। तो क्या जाएगा आपका? फोक डांस थिएटर कहाँ पर? हरियाणा। कहाँ पर मनाया जाता है? हरियाणा में मनाया जाता है। कहाँ? हरियाणा में मनाया जाता है। पारंपरिक भोजन, भाषा, लोक संगीत नहीं है, फोक डांस है सांग। अगला क्वेश्चन है आपका, वाज डैश 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 वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो पहली चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थी? ये थी आपकी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। मीरा कुमार कौन थी? ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, पहली महिला लोकसभा क्या थी? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। प्रतिभा देवी पाटिल पहली भारतीय आईपीएस, पहली भारतीय आईपीएस। निर्मला सीतारमण प्रेजेंट में क्या है? यह है आपकी वित्त मंत्री। आंसर क्या गया? सी, रमा देवी। तो ये था आपका सॉल्यूशन। तो जय हिंद बच्चों, तो मिलते हैं ऑल इंडिया मॉक 5 के सॉल्यूशन पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 30। लेवल के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे लास्ट में कि कैसा लेवल रहा। नंबर कितने हैं? 15 है, और इन 15 संख्याओं का जो एवरेज है वो 30 है। तो अगर 15 संख्याओं का एवरेज अगर 30 है तो मैं बोल सकता हूँ कि 15 संख्याओं का जो टोटल होगा वो 450 होगा। ठीक है, अब इनमें से 13 संख्याएं जो है उनका एवरेज कितना है? 32 है। तो 13 संख्याओं का अगर एवरेज 32 है, टोटल कितना होगा? 13 को 30 बार लिखोगे तो 390 आ जाएगा, और 13 को 2 बार लिखोगे तो 26 आ जाएगा, तो ये 416 हो गया। ठीक है, तो ये 416 आ गया। तो सर आप बोलोगे कि सर ये 15 नंबरों का टोटल है, ये 13 नंबरों का टोटल है, तो इनको माइनस कर दो तो 34 निकल कर आ गया। कौन से? उन दो नंबरों का टोटल 34 निकल कर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ही संख्याएं इक्वल है, तो वो नंबर हैं कितने? अगर दोनों नंबर इक्वल है तो वो दोनों 17 और 17 होंगे। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो 17 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा 41% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। ठीक है, मतदाता सूची का बोला उसने, वैलिड का नहीं। जनरली वो वैलिड का बोलता है, बट इस बार उसने मतदाता सूची का बोला है। ठीक है, तो क्या करोगे? देखो ध्यान से, तो सर टोटल वोट्स को मान लो 100% मान लो, या फिर 100x मान लो। तो टोटल वोट्स को अगर मैं 100x मान लेता हूँ तो इसमें से कितने लोग नहीं आए? 20% लोग नहीं आए, मतलब 20x लोग नहीं आए, तो आए 80x लोग हैं। अब कह रहा है कि इसमें से 120 अवैध हो गए, तो 120 को इनवैलिड बता दो। तो इसका मतलब अगर आपने टोटल 80x वोट में से अगर 80x जो बचे हुए वोट थे, जिन लोगों ने वोट दिया था, 120 अवैध माइनस कर दिया, तो ये मेरा वैलिड आ गया। जनरली ना यही वोट बटेगा। ठीक है, विनर और लूजर में। ठीक है, ये वोट विनर और लूजर मिल जाएगा। जनरली ना इसका परसेंटेज देता है, लेकिन उसने इस क्वेश्चन में किसका परसेंटेज दे रखा है कि सर विनर को जो है टोटल वोट का मिला है 41%, इसका मिला है। ठीक है, देखो इसका 41% अलग होगा, इसका 41% अलग होगा, इसका 41% कितना होगा? 41x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इससे मिला होगा इतना, तो इसे कितना मिला होगा? इतने में से ये इतना ले गया तो बाकी का ये ले गया होगा, तो इसमें से ये माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे? 120 को भूल जाओ, 80 में से 41 माइनस करोगे तो 39x आएगा। अब ले आओ 120 को, तो ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो आप इन दोनों को जोड़कर देख लो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि इनकी जीत का जो अंतर है वो 200 वोट का है। ठीक है, तो जीत का अंतर देखो, तो 41x माइनस ऑफ 39x माइनस ऑफ 120 इज इक्वल्स कितना है? 200 का अंतर है। तो ये कितना हो गया आपका? 2x की वैल्यू आ गई, 2x। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 120 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी? 40, और x का मान 40 आ गया। तो जो टोटल वोट्स माने हैं वो मैंने 100x माने हैं, तो 100 गुना 40 कितना हो गया आपका? 4000। तो 4000 वोट निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई संख्या है, किसी नंबर को 342 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो 47 बचता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसी संख्या को, अब जो जब भी ये भाग करेगा ना, अपने ही फैक्टर से भाग करेगा। किससे भाग कर रहा है? 18 से। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 30 से भाग कर रहा है, इसका ही फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, 18 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? तो जो नंबर के साथ करने बोला गया है वही काम आप रिमाइंडर के साथ कर दो। तो रिमाइंडर को 18 से भाग कर दो, 36 बार में बचा कितना? 11, तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रिमाइंडर बचेगा, तो 11 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एजेस का है। क्वेश्चन कह रहा है विक्की एंड सुमी की आयु का अनुपात, विक्की और सुमी की आयु का अनुपात कितना है? 2 और 3 है। इसे हम रेशियो से कर सकते हैं, एक्स से कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन से कर सकते हैं। तो प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 2 और 3 है, और कह रहा है कि
12 साल बाद, तो 12 साल बाद, तो 12 साल के बाद जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 11 और 15, ठीक है। तो देखो इनमें इंक्रीमेंट ना अलग अलग आ रहा है, ठीक है, ये 9 दिख रहा है और ये 12 दिख रहा है, तो ऐसे करो, इनका डिफरेंस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करो, 11-15 का डिफरेंस 4 है तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये विक्की से सुमी का जो रेशियो निकल कर आएगा ये कट गया, तो अब जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 8:12 से ये चीज हो गया 11:15। तो क्या दिखा आपको कि दोनों की एज 3-3 यूनिट बढ़ गई है, जो कि प्रश्न के अनुसार 12 साल की वृद्धि के बराबर है। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 साल आ गई। जो एक पॉइंट अगर 4 साल का आ गया तो सुमी की एज कितनी हो जाएगी, तो सुमी की एज हो जाएगी 12 गुना 4, 12 इंटू 4 कितना हो गया 48 ईयर्स, तो 48 साल सुमी की एज निकल कर आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन का प्यारा क्वेश्चन है। एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, एक वृत्त है, उसकी डायमीटर इतने है, इज इन द, उसको ना बेंट किया गया, इसको ना बेंट करके क्या किया गया, रेक्टेंगल बना दिया। तो आप बोलोगे सर ये जो रस्सी है, ये रस्सी से अब ये बना दिया मैंने, ठीक है, तो दोनों ही तरफ इसकी पेरीमीटर बराबर है, या सरकमफ्रेंस इसकी पेरीमीटर के बराबर हो गया, इसकी परिधि इसकी परिमाप का बराबर है। तो परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 112/2, क्योंकि ये व्यास दे रखा था, ठीक है। और बराबर कितना होगा आपका 2 इंटू एल प्लस बी, इसकी पेरीमीटर क्या होती है सम ऑफ ऑल साइड्स, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी कितना होगा, तो 9 और 7 का रेशियो है, तो 9x प्लस 7x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो इस दो को काटेगा, ये दो इस 11 को काटेगा, और ये 7 से कट जाएगा 16 बार में, ठीक है। तो 11 इंटू 16 इज इक्वल्स कितना हो गया आपका 16x हो जाएगा। तो ये 16 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 11, और जब x का मान 11 आ गया तो उसने पूछा क्या है स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर साइड 7x है, तो 7 गुना 11, और 7 गुना 11 कितना होता है 77, तो 77 आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है क्या, अ मेंबर ऑफ कमिटी इज फॉर्म, अ 5 मेंबर कमिटी, 5 लोगों की टीम बनानी, कितने लोगों की 5 लोगों की टीम बनानी है, ठीक है, कितने लोगों से 6 पुरुष और 8 महिलाओं में से, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 फीमेल, 3 तो औरतें चाहिए, 3 औरतें 6 औरतों में से आ जाएंगी, तो 6C3 वेज में, और 2 आपको पुरुष चाहिए, 2 पुरुष आ जाएंगे 5 पुरुष में से, सॉरी 8 पुरुष में से, तो 8C2, ठीक है, ये निकल कर आ गई, हो गए 5 लोग। और सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी होता क्या है, अपनी घटना बटा कुल संभावना है, तो कुल संभावना कितने हैं 14 लोग हैं, 14 लोगों में से 5 लोग निकाल रहे हैं, तो 14C5, ठीक है, करवाया हुआ क्वेश्चन है ये। इधर देखो 6C3 की वैल्यू खोल दो उसको, तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और ये चाहे ऐसे लिख लो, इसको इसको लिख सकते हैं हम 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 6 में से 3 को माइनस करो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कितना होगा आपका 8 फैक्टोरियल बाई कितना हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 14 फैक्टोरियल बाई 14, 5 फैक्टोरियल, और 14 में से 5 माइनस करोगे 9 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसे मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, क्या 6 गुना 5 गुना 4, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, अब 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल कट गया, एक 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर होता है, ठीक है। ये 8 गुना 7/2 हो जाएगा, और अपॉन में ये चीज कितनी आ जाएगी 14 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो ये 120 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 12 गुना 10 120 होता है, तो 120 से कट गया, 6 से ये 6 कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, तो ये आपका 10 आया, तो ये ऊपर आ गया आपका 10 गुना 8 गुना 7 अपॉन 14 गुना 13 गुना 11, ठीक है। 11 नीचे रहेगा, 11 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन देखो 11 का मल्टीपल ऑप्शन बी में है सिर्फ, और कहीं है नहीं, ठीक है। 7 से काट दो 2 बार में, 2 से काट दो 4 बार में, तो ऊपर आ गया 40 और नीचे आ गया 143, तो ये आपका था। तो लेवल देखा जाए तो लेवल ठीक था, ठीक है, मॉडरेट था, बहुत नहीं आसान था, बहुत नहीं टफ था, ठीक है। तो सिर्फ एक क्वेश्चन ये वाला था जो कि था, बट ये ऑलरेडी करवाया हुआ, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, जान लगा देना, ठीक है, टेंशन मत ले, मस्त फोड़ कर आना, मिलते हैं, ठीक है, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई अब करते हैं रीजनिंग। वैसे तो फोड़ दिया होगा आपने, खतरनाक तैयारी हो रखी है आपकी। तो क्वेश्चन देखते हैं आपने कितने किए हैं, कैसे बनाए। अगर कहीं गलती है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा अपना, ठीक। ऋषभ पश्चिम की तरफ चलना शुरू करता है, पश्चिम इधर पड़ेगा,
चलो ऋषभ जी को हमने चला दिया, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ ऋषभ ने चलना शुरू किया और 70 मीटर चलने के बाद वो बाएं घूमा, 70 मीटर चला, फिर उसके बाद वो बाएं नीचे एंटी क्लॉकवाइज पड़ेगा उसका, वो 35 चला सीधा, फिर से वो फिर बाएं, तो बाएं यानी एक स्क्वायरिकल शेप, जब तक बाएं चलता रहेगा एक स्क्वायरिकल शेप बनती जाएगी। फिर वो चला 30, फिर से बाएं घुमा और 35 चला, फिर से वो 35। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? आरंभिक बिंदु यहां था, ये टुकड़ा कितने का हुआ था? 30 का, 70 में से 30 गया 40, तो आरंभिक बिंदु से 40 दूर है। चलो इसको भरना है भाई। यहां पर ध्यान से देखो, सीटीडी से पहले पी आया है, तो यहां तो आएगा पी, तो पी तो सब में है, पीसीटीडी एडब्ल्यूपी, तो फिर आएगा सेकंड पे ए, सेकंड पे ए इसमें नहीं है और इस पे नहीं है, तो ये हो गया आपका पी से पहले कौन था? जी, तो यहां जी आएगा, ये भी पक्की बात है, तो तीसरे नंबर पे जी आएगा, तो ये इतने से भर गया, ठीक है। तो डब्ल्यू पी, उसके बाद आपका आगे पूरे की जरूरत भी नहीं करने की, सिर्फ आपको मिल गया आंसर, तो इतना बहुत है। एग्जाम में आपको कोई टीचर थोड़ा ही बनना है, इसको करना है, इसको आपको देखना है कि ये कैसे होगा। देखो भाई 90 बनाना है, यहां 120 बनाना है। अब अगर 90 को आप देखो तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई से तो 90 नहीं बनेगा, 9 6 54 नहीं बनेगा, 9 6 15 और 15 की अगर मैं गुणा कर दूं 15 6 90, 12 8 20, 20 6 120, 13 और 6 कितना हो गया? 13 और 6 19, 19 6 114, तो जोड़ के गुणा हो रही है 6 की। सीरीज का है और इसमें बताना कौन सा, इसमें बताना कौन सा सीरीज से संबंधित नहीं है। 39 से 40 7 दूर, ये 14 दूर, 60 से 82 में देखो 60 70 80 22, ये 7 दूर था, ये 14, ये 22, चलो कोई बात नहीं। और ये 82 से 92 102 और 7 यानी कि 27 दूर हो गया, ठीक है। अब गड़बड़ यही हो गई यहां, क्योंकि ये 7 था, ये 14, ये 21 होना चाहिए था, 7 14 21, तो ये होता है 81 और ये हो जाता फिर कितना 28, तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, पूरा चेक हो जाता, तो यही गड़बड़ है। ये देखो 7 दोस्त है ABCDFG, अलग अलग बाइक लिए हुए है, डी के पास एफ से अधिक बाइक है, तो रैंकिंग का ही एक तरीके से डी के पास ज्यादा बाइक है, किससे? एफ से, लेकिन जी से कम है, लेकिन जी से कम है। एफ के पास ए से कम है, एफ के पास ए से कम है, और ए के पास सबसे अधिक बाइक नहीं है। एफ के पास ए से कम है, ए यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, सबसे ऊपर तो ए नहीं होगा, लेकिन अभी ये भी नहीं पता सबसे ऊपर कौन है, तो ये यहां भी हो सकता है। 4 व्यक्तियों के पास सी से अधिक बाइक है, सी से अधिक बाइक 4 व्यक्तियों के पास है। अगर मैं सी को यहां मान लूं तो सी से अधिक 4 आदमी हो गए, 1 2 3 और एक ए कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऊपर ही है, हो गए। ई के पास सबसे कम है, ई के पास है सबसे कम, ठीक है। अब उसने कहा डी के पास तीसरी सबसे अधिक संख्या में बाइक है, तीसरी, डी तीसरे नंबर पर है। उन्हें कहा था एक सबसे ऊपर तो ए है नहीं, तो सबसे ऊपर ए है नहीं, तो जी तो हुआ यहां, और सेकंड नंबर पे होगा ए, थर्ड नंबर पे होगा डी, पड़ गया ना, डी थर्ड पे, तो पड़ गए। तो ये सारे आदमी हो गए, 2 4 6 ही हुए, अभी बी बाकी है। बी के पास जी से कम बाइक है, बी के पास जी से कम बाइक है। अब बी के पास जी से कम बाइक है, ठीक है, बी के पास जी से कम है, यानी जी से नीचे ही है, बी कहीं भी हो लेकिन जी से नीचे है, तो सबसे ऊपर तो जी रह गया ना, तो उसने कहा सबसे ज्यादा बाइक किसके पास? जी के पास। देखो ये 12 का स्क्वायर है, तो 16 में से 4 गया, 16 में से 4 गया 12, 12 का स्क्वायर। इसी प्रकार 28 में से भी कितना जाएगा? 4 22, लेकिन 22 का स्क्वायर तो यहां आगे नहीं है, तो गुणा कर लो, 16 की गुणा करो, 16 अट्ठे या 16 निम्मा, 16 निम्मा 144, ठीक है, यानी कि 9 टाइम मल्टीप्लाई हो गई, 16 निम्मा 144। अब यहां 28 की भी अगर 9 में आप गुणा करते हो तो 9 अट्ठे 72, 2 उससे 9 दूनी 18, 18 और 7 25, उससे भी आंसर नहीं जा रहा है। तो एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर 9 की मल्टीप्लाई हुई, फिर ऐसा हो सकता है क्या पता उसने इसके आधे की मल्टीप्लाई की हो, 16 का आधा 8, 16 का आधा 8 और एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दी हो। इसी प्रकार 28 का आधा 14 और एक जोड़ के 15 की गुणा कर दी हो, ये भी तो हो सकता है। तो 15 अट्ठे 120, 0 12, 15 दूनी 30 और 12, ये बन गया। तो कई सारे लॉजिक लगते हैं क्वेश्चन में, अब क्या पता क्या दिया एग्जामिनर ने, क्या अप्रोच दी है। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, कहने वाला कौन है? नूर। नूर कहता है वह मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी मम्मी के दामाद, मेरी मम्मी के दामाद। अब देखो मम्मी का दामाद कौन होगा? बहन का पति, ठीक है, मम्मी के दामाद की पत्नी है, मम्मी के दामाद की पत्नी यानी बहन, तो सीधी सी बात है महिला क्या लगी? सिस्टर।
देखो बी, अब इसमें हमें देखना है किससे हम किसको मैच कर सकते हैं। बी से डी ज्यादा नजदीक है, बी सी डी 2, आर एस टी 2, ए 2 मिल गया। तो आई जे के एन एम एन ओ पी, तो पी के लास्ट में जाएगा, पी के इसमें ही है। नेक्स्ट देखो यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखे, प्रथम M2A विपरीत और द्वितीय Z2N विपरीत, कौन सा अक्षर बाएं से 10 के बाएं छठा, बाएं बाएं तो क्या हो जाएगा, बाएं बाएं में घट जाएगा, 10 में से 6 गए 4, तो बाएं से चौथा बताना है, बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा M, M से एक पीछे L, L से एक पीछे K और K से एक पीछे J, सीधा है, इजी है। नेक्स्ट वो कहता है वेन आरेख में A जो है आम को दिखाता है, ए दिखाता है आम को, बी दिखाता है केले को, ए यहां लिखा हुआ है सबका, ए आम को बी केले को, सब दिया हुआ है। तो कहता है कितने लोगों को केवल केले पसंद है, कितने लोगों को केवल केले पसंद है। देखो केले वो वाला कौन है, केले बी, तो बी दिखाता है केले को, केवल केले 31 लोगों को पसंद है, क्योंकि केवल 31 लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ भी साझा नहीं कर रहे हैं, तो केवल केले 31 को। सीरीज का आ गया। देखो फूल वाला क्वेश्चन बहुत आता है, यहां 1.5 पत्ती जुड़ गई, सॉरी 1.5 नहीं, पूरी एक जुड़ गई, पूरी एक पत्ती। अब इसमें पूरी एक जुड़ी और साथ में आधी 1.5 जुड़ गई, फिर उसके बाद पूरी एक जुड़ी, बस ये, फिर इसके बाद में एक तो पूरी जुड़ी, देखो एक तो पूरी ये जुड़ी और एक आधी इसमें जुड़ गई 1.5। अब एक जुड़ेगी, बस एक जुड़ेगी, वो भी नीचे, क्योंकि ऊपर तो जुड़ी नहीं रही, तो नीचे की तरफ जुड़ेगी, ये हो गया। ये देखो एस सी एस सी एस सी, तो सी वाला होगा पहली बात। दूसरी बात यहां देखो, ये एरो यहां आ गया, पेयर वाइज कर लो, लेकिन ये तो यहां नहीं आ रहा है। आप नया सिंबल देख लो, क्योंकि नया सिंबल जरूर होगा, नया सिंबल यहां आया, इसमें यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, अब यहां नया सिंबल आएगा, झोपड़ी नया नहीं है, ये दोनों जो है ये दोनों नए सिंबल है। अब इनमें से कोई एक आना है, चलो छोड़ो। अब आप इसमें से किसको पकड़ सकते हो, आप इसमें से पकड़ लो एस सी, ये देखो एस सी आए, फिर सी एस, फिर एस सी, फिर सी एस, फिर एस सी, अब यहां पर आएगा सी एस, तो सी एस यहां आएगा इस स्ट्रक्चर पे, तो आंसर होगा 3। चलो इसको देखो, ये गोला सेम है, तो आगे जैसा भी आएगा ऐसा, कहां आएगा वो नहीं पता, लेकिन ऐसा आएगा, ऐसा यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। ये देखो ये और ये सेम, तो आगे ऐसा आएगा इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का यहां है, इस टाइप का यहां भी है और यहां भी है। अब पोजीशन देख लो, सर्कल की पोजीशन, यहां था ऊपर गया, नीचे, बीच में, ऊपर, बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहां था ऊपर गया, ऊपर से जस्ट आया नीचे, नीचे से बीच में, फिर ऊपर, ठीक है, ऊपर से जस्ट नीचे आ रहा है सीधा, तो ऊपर से सीधा नीचे छलांग लगाएगा, सीधा नीचे यहां भी है, सीधा नीचे यहां भी है, यहां नहीं है, ठीक है, ये गलत, ये 2 बच गए। अब किसको चेक कर लो आप, अब कर लो इसको चेक, ये यहां है 45 डिग्री यहां, फिर बीच में, फिर इधर कोने में, फिर बीच में, कोने में आएगा, कोने में 1, तो 4 गलत। ये देखो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन में, उस आकृति का चयन करो जो शेष से भिन्न है। इसमें ऐसी बतानी है जो शेष से भिन्न है। कितनी लाइन भाई, 3 3 3 3, इसमें 1 2 3 4 लाइन है, तो शेष से भी नहीं है। तो ये था बस आपका, और ऐसे ही पेपर में आता है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट आएगा। हाँ हो सकता है सीरीज का 1 2 क्वेश्चन अच्छा आ जाए, फिगर सीरीज का, लेकिन उसकी प्रैक्टिस मैंने पहले ही आपको बहुत करा दी है, तो आराम से आपका अच्छा गया होगा, और मुझे उम्मीद है बढ़िया करके आप पाओगे। आराम से पेपर दे के जाओ, बेफिक्र होके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पढ़ाई की है, सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आप सभी का स्वागत है कैडेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चे, हम लेके आए हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। चलिए तो मैथ्स के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या क्या सॉल्यूशन रहा आपका। पहला क्वेश्चन क्या था कि इफ पी ए डिनोट द पावर सेट ऑफ ए एंड ए इज द वॉइड सेट। वॉइड सेट का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि हमारे पास जो सेट ए है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। यस, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कि ए जो मेरे पास है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या बताना है कि देन व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस, यानी कि इसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ये हमको बताना है। प्यारे बच्चे, अगर मुझे पी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं, यानी कि अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखने, तो क्या होता है कि 2 की पावर n, यानी कि जितने इस ए से सबसेट बन सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट घात समुच्चय के अंदर होते हैं।
इसमें जीरो एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट है तो इसका मतलब 2 की पावर 0 बोले तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए भाई, 1 निकल के आ गए। अब जरा देखो, इसके अंदर 1 एलिमेंट है, फिर उसका पावर सेट यानी कि 2 की पावर 1 तो कितने आ गए, 2 निकल के आ गए। फिर इसका पावर सेट तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट आ गए। फिर इसका पावर सेट यानी कि 2 की पावर 4 बोले तो 16, तो 16 कहां पर है भाई, 16 हमारे पास दिया गया है डी ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था आपके पास, इसने कहा कि एफ जी सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड व फंक्शन सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू 25x प्लस 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी इनवर्स x। प्यारे बच्चे, कोई भी जो फंक्शन है वो gx दिया गया है और gx बराबर हमारे पास 25x प्लस 5 दिया गया है, हमें उसका इनवर्स निकालना है। तो क्या करेंगे, एक काम करते, जो gx है इसको मैंने y माना एंड ये 25x प्लस के 5 दिया गया है, इस पूरे को सोल्व करके x का वैल्यू निकालो इन द टर्म्स ऑफ y, तो कितना हो जाएगा, इस 5 को यहां भेजा तो y माइनस के 5 एंड 25 को डिवाइड में भेज दिया, बराबर बचेगा x। इसको अगर मैं x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूंगा यानी कि x माइनस के 5 डिवाइड बाय 25, तो ये मेरे पास इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देगा, यानी कि इनवर्स फंक्शन क्या हुआ, x माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 25, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में, यहां पर 5 मिसप्रिंट है, 5 को यहां पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज x माइनस के 5 डिवाइडेड बाय 25 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब इसका निकल के आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि xr बराबर cos पाई बाई 2 की पावर r प्लस के i sin पाई बाई 2 की पावर r, देन x1 x2 x3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चीजें दी गई हैं, तो इसका मल्टीपल किसके बराबर हो जाएगा। तो क्या करना होगा प्यारे बच्चे, अगर मैं यहां पर देखो x1 पूछ रहा है, अगर मैं r की वैल्यू 1 रखता हूं तो x1 बराबर आएगा cos एंड दिस इज पाई अपॉन 2, क्योंकि r की वैल्यू तो 1 आ गई, एंड ऐसे प्लस के i sin पाई अपॉन ये भी 2 आ गया, तो दिस इज x1। ऐसे ही अगर मैं x2 निकालूंगा तो वो मेरे पास कितना आएगा, cos पाई अपॉन 2 की पावर 2, क्योंकि r का वैल्यू 2 रख दूंगा इस बार, देखो x r था ना तो x2 हो गया, प्लस के i sin और यहां पर पाई अपॉन 2 की पावर 2, यानी कि इस तरह से मेरे पास सारे टर्म्स खुल जाएंगे, x1 x2 x3 सब के सब खुल जाएंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअल में जब डिवाइडर थ्योरम हम पढ़ते हैं तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई मान लीजिए इसके साथ कर रहा हूं, तो ये जो एंगल्स निकल के आ रहे हैं ये आपस में ऐड होंगे और ऐसे लगातार कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, यानी कि मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा cos पाई बाई 2 प्लस के पाई बाई 2 की पावर 2 प्लस के पाई बाई 2 की पावर 3 और प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे ही मेरे पास i sin के साथ भी सेम चीजें होने वाली है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 की पावर 2 प्लस पाई बाई 2 की पावर 4 प्लस और सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। अब अगर मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं तो ये तो इनफाइनाइट टर्म्स तक जीपी बन रही है, ठीक है, ये जीपी है, तो जीपी का इनफाइनाइट टर्म का जो सम होता है अगर वो फॉर्मूला लगाता हूं तो ए अपॉन 1 माइनस आर, और आर का वैल्यू कितना आएगा, यहां से आर का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 2, क्योंकि देखो पाई बाई आर स्क्वायर से डिवाइड करूंगा पाई बाई 2 से, तो 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 1 बाई 2 बचेगा ना, तो ये हमने लिख दिया। और सेम प्रोसेस यहां पर साइन के साथ भी आएगी, तो लाइक इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 और 1 माइनस 1 बाई 2, रिजल्ट कितना बना भाई, कोस। देखो भाई ये पाई बाई 2 है और नीचे 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2 बचेगा, यस, एंड प्लस के आई साइन के साथ भी सेम ऐसी चीज लिखेंगे, पाई बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट गया, कोस पाई का वैल्यू होता है -1 और कोस पाई साइन पाई का वैल्यू होता है 0, तो -1 इज द रिजल्ट, यानी कि सी वाला इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया था, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैव रियल रूट्स, भाई दोनों के रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। अगर दोनों के रूट्स रियल हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसी इक्वेशन को पकड़ूं तो भाई किसी के भी रूट्स अगर रियल होते हैं तो जो d होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तभी तो रूट्स रियल होते हैं। इसका मतलब d का मतलब क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो यहां से कर सकते हैं k स्क्वायर माइनस के 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू कितना है भैया 64 मेरे पास है, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से k स्क्वायर जो आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, इसको वहां लेके जा सकता हूं, 4 चौक 16, ठीक है, यहां से कितना बन जाएगा 4 चौक 16 आ जाएगा, यहां से मेरे पास 16 का 6 बनेगा, 1 बचेगा, 6 चौक 24 25, यानी कि 256 निकल के आ जाएगा। एक कंडीशन मेरे पास ये निकल गई। वहीं पर दूसरी कंडीशन की बात करता हूं, तो दूसरी कंडीशन में मैं इसकी बात करता हूं, इसके रूट्स भी उसने कहा रियल है। अगर इसके रूट्स भी रियल है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भी d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब d का मतलब हो गया 64 एंड माइनस के
64 माइनस के 4ac, 4 a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू कितना है k है, दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 64 एंड यही रखता हूं, इसको वहां भेजता हूं, तो ये मेरे पास 4k हो गया। इसका मतलब k का वैल्यू लेस देन इक्वल टू निकल के आ रहा है, 4 से काट सकते हैं 16 बार, तो 16 मेरे पास निकल के आ रहा है ना। यस, और यहां से अगर देख रहा हूं तो k का वैल्यू जो निकल के आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 16 निकल के आ रहा है। तो ये कह रहा है कि 16 के बराबर है या 16 से बड़ा है, ये कह रहा है 16 के बराबर है या 16 से छोटा है। पर दोनों में हमें कॉमन चीजें देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि k का वैल्यू दोनों में सेम है। तो k की वैल्यू की बात करेंगे तो सिमिलर कहां हो रहा है, यहां भी 16 पर, यहां भी 16 पर, यानी कि डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कि k का वैल्यू कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, जिसकी वजह से इसके रूट्स क्या आ जाएंगे मेरे बच्चे, सेम निकल के आ जाएंगे। यस, तो इतनी बातें सब बच्चों को समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। इसने कहा द 59th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 449 एंड 449 टर्म्स इज 59, व्हिच टर्म इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चे सिंपल सा एक तरीका बताता हूं मैं आपको। अगर मेरे पास p वा पद, देखो ध्यान समझना, p वा पद अगर मेरे पास q है और q वा पद अगर मेरे पास p है, तो प्यारे बच्चे p प्लस q वा पद जो होता है, ठीक है, वो हमेशा 0 के बराबर होता है। इसका मतलब यहां पर ऐसी तो बात कर रहा है, 59 वाला ये है और ये वाला 59 है, तो इसका मतलब 0 कौन सा होगा, 59 और 449 को जोड़ दीजिए। 449 को और 59 को जोड़ूंगा तो 9 9 18 का 8, हासिल 1 बचेगा, 5 5 10 एंड 5 508, यानी कि 508 कौन सा दिया गया भैया, सी दिया गया है, तो सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, a बराबर 3 2 1 4 देन a एडजॉइंट a किसके बराबर होगा। बेटा डायरेक्ट रिजल्ट देता है हमें, क्या देता है कि भैया a का डिटर्मिनेंट निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो i के साथ, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 3 12 माइनस के 2 1 2, यानी कि 10 मेरे पास निकल के आया। 10 का मल्टीप्लाई i से करेंगे, i का वैल्यू होता है 1001 और मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 10 के साथ तो कितना रिजल्ट आएगा, 10 0 0 10, यानी कि a वाला दिख रहा है, तो a इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, तो ये इसका a आंसर, इसका नेक्स्ट देखते हैं। a इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 एंड b इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, देन व्हाट इज k a b किसके बराबर होगा। प्यारे बच्चे अगर मेरे पास a का मैट्रिक्स 3/2 दिया गया है और b का मैट्रिक्स मेरे पास 2/3 दिया गया है, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि देखो 2 and 2 बराबर आ रहा है, और इसका जो रिजल्ट आएगा ए बी, उस रिजल्ट का जो ऑर्डर आएगा वो 3/3 का आने वाला है। या सुनो, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सर अगर मैं के ए बी लिख दूं, तो भाई अगर ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाया गया है तो के को बाहर अगर ले लिया जाए तो क्या होगा। तो हमें समझना पड़ेगा जो ए बी है वो कितने बाय कितने ऑर्डर का है, वो तो 3/3 ऑर्डर का है, तो रिजल्ट क्या होता है, के की पावर 3 बाहर आ जाएगी एंड ए बी का डिटर्मिनेंट अंदर रह जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है भैया, सी वाले में दिख रहा है, तो सी इसका मेरे बच्चे सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा इन द एक्सपेंशन ऑफ a अपॉन x प्लस बी एक्स की होल पावर 12 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -10 विल बी। तो भाई x की पावर -10 का कोफिशिएंट हमको बताना है, तो हम r प्लस 1 टर्म निकालते हैं। t r प्लस 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12cr, पहले वाले की पावर 12 माइनस r एंड दूसरा वाला क्या है, bx की पावर r निकल के आ जाएगा। यहां से जितने भी x वाले हैं उनको एक तरफ करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ करेंगे, तो a की पावर हो जाएगी 12 माइनस एक्स, b की पावर कितना हो जाएगी r, 12 माइनस r था ये ना, 12 माइनस r। यहां से जो x की पावर है, देखो x की पावर ये वाली कितनी जाएगी, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगी ना बेटा, तो माइनस के 12 और प्लस के r, और ये वाला क्या है, प्लस के r ऑलरेडी है। क्योंकि ये वाली पावर -10 से कंपैरिजन करेगी, तो माइनस के 12 और प्लस के 2r बराबर माइनस के 10। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 2r बराबर वहां जाके ये 2 हो जाएगा, r का वैल्यू मेरे बच्चे 1 निकल के आएगा। r का वैल्यू अगर 1 है तो मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, यहां पुट करूंगा 12c1 हो जाएगा, a की पावर 12 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा, b की पावर 1 आ जाएगा, तो ये इसका गुणांक निकल के आएगा। और ऐसा हमें कहां दिख रहा है, 12c1 को हम 12 लिख सकते हैं, तो ये 12 आ गया, a की पावर 11 और b 12, a की पावर 11 और b इन ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो सी वाला सही जवाब इसका मेरे बच्चे हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 शेरों और 6 बाघों को कितने तरीकों से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि कोई भी 2 बाघ एक साथ ना हो। अगर 2 बाघ एक साथ नहीं करने हैं तो पहले क्या करो, शेर को रख दो, शेर को बोलेंगे लायन,
तो लॉयन को हम क्या करते, रख देते हैं। लॉयन यहां पर है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शेर मैंने यहां पर रख दिए। 10 शेर को किसी भी लाइन में अरेंज करूंगा तो फैक्टोरियल 10 तो मेरे पास निकल के आ गया डियर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके पास जगह कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जगह खाली हैं और 11 जगह में से मुझे 6 टाइगर रखने हैं भाई। ठीक है, 6 टाइगर रखूंगा तो मुझे 11 जगह है, 11 में से सिर्फ 6 जगह पर अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो 11 से 6, 11 पे 6 हो जाएगा। तो ऐसा डायरेक्टली आंसर दिया गया है, सॉल्यूशन नहीं दिया, मतलब सोल्व नहीं किया पूरा। फैक्टोरियल 10 11 p6, बिल्कुल भैया ए वाला आंसर नजर आ रहा है, तो ए मेरे बच्चे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप सब बच्चों को यह बात समझ में आ चुकी है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, लेट ए एंड बी बी द टू पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। पी ए मेरे पास दिया गया है, देखो भैया पी ए बराबर 0.4 है, पी बी बराबर मेरे पास कितना है, x है, और पी ए यूनियन बी बराबर मेरे पास 0.7 है। हमसे कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इस x का वैल्यू बताना क्या होगा इफ द इवेंट्स a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्यारे बच्चे अगर दोनों इवेंट्स यानी कि p a और b म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनका इंटरसेक्शन 0 होता है, बिल्कुल। तो अब इन चारों को लेकर एक रिजल्ट बनता है कि पी ए यूनियन बी बराबर दैट इज पी ए प्लस का पी बी एंड माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। चूंकि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी सब वैल्यूज दी गई हैं। ये मेरे पास यूनियन है 0.7, पी ए मेरे पास है 0.4 एंड पी बी मेरे पास x है, ये इधर जाएगा तो 0.3 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू 0.3 आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोस 12 माइनस साइन 12 डिवाइड बाय कोस 12 प्लस साइन 12। भाई ये तो डायरेक्टली रिजल्ट मैंने सिखाया है, इसको हम लिख सकते हैं 10 45 माइनस के 12, यस, और प्लस के इसको देख सकते हैं साइन अपॉन कोस तो 10 ही हो जाएगा ना, तो 10 है, इसको मैं 180 माइनस के, ठीक है, 180 में से कितना माइनस करूं कि ये बन जाए, तो मैं 33 माइनस करूंगा तो मेरे पास 147 आ सकता है। यहां से भी देखो भैया इसको सोल्व करने के लिए, ये मेरे पास 10 है, 3 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, ये 10 33 है, और यहां पर 10 180 माइनस थीटा इज माइनस के 10 थीटा ना, ठीक है, तो ये माइनस 10 थीटा, ये प्लस के 10 थीटा कट गया, मेरे पास सी वाला आंसर यानी कि 0 इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द ट्रायंगल ऑफ एबीसी बी इन एपी देन एबीसी कोण एपी में है, तो अगर एबीसी कोण एपी में है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। प्यारे बच्चे अगर मैं ऐसा बात कर रहा हूं कि मेरे पास ए एंगल, यानी कि अगर मैं एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर ये एपी में है तो इसका मतलब ये निकल के आएगा ना क्या, कि बीच वाले का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, सॉरी वो तो जीपी में होता है, यानी कि पहले और लास्ट वाले का जो सम होगा, देखो a प्लस सी जो होगा उसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो b के बराबर होना चाहिए, यानी कि a प्लस सी बराबर 2b के होगा। ये कंडीशन समझ में आई। और हमें एक चीज और पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है, क्योंकि a प्लस सी बराबर 2b है, तो a और c को 2b लिखूंगा, एक b पहले से लिखा हुआ है तो बन जाएगा 3b और बराबर आ जाएगा 180। 3 से काट देंगे, 3 से 18, यानी कि b का वैल्यू मेरे बच्चे कितना आ गया, 60 निकल के आ गया। अगर b का वैल्यू 60 है तो मुझे इसी रिलेशन मुझे कोस की तरह दिख रहा है, यानी कि कोस 60 कोस b, अब मैं कोस b लिख देता हूं पहले, मान लीजिए कोस b अगर मेरे पास होगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac, ऐसा कुछ बनता है। और b की जगह क्या रखना है, कोस 60 रखना है, कोस 60, अगर इसकी जगह मैं 60 रखूंगा, कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac, एंड 2 से 2 कट जाएगा, ac वहां जाएगा तो ac बराबर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। और क्वेश्चन में b स्क्वायर हमारे पास एक तरफ है, एक काम करते हैं b स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, तो b स्क्वायर बराबर कितना, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ac, और ऐसा ऑप्शंस मेरे बच्चे कहां दिख रहे हैं आप लोगों को, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ac, इन ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, तो b वाला हमारे पास बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहा गया है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल इज इतने टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि अगर मेरे पास हमें एंगल पता करना है, कितना एंगल होगा, थीटा की बात कर लेते हैं। उसने कहा खंबे की जो ऊंचाई से √3 गुना हो, क्या चीज, छाया, यानी कि अगर ये h है तो ये √3h हो जाएगी, क्योंकि जो छाया की लंबाई है वो खंबे की ऊंचाई से √3 गुना
है, तो यहां पर मैंने ये कर दिया। तो अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूं, टेन थीटा बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि √3h, एच से h कटेगा, 1/√3। टेन में कितने की वैल्यू होती है बच्चा, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। 30 डिग्री इन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए वाला सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन कोस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/√3। देखो बच्चा साइन मेरे पास बाहर एज इट इज लिखा हुआ है, कोस इनवर्स अगर ये माइनस है, कोस माइनस थीटा को खोलते हैं, पाई माइनस के कोस इनवर्स थीटा, और ये 1/2 है। 1/2 को कितना लिख सकता हूं मैं, 1/2 को लिख सकता हूं cos π/3। गॉट इट, क्योंकि cos 60 का वैल्यू 1/2 बन जाएगा, एंड प्लस के यहां पर है tan इनवर्स 1/√3, tan होता है 30 यानी कि π/6 मेरे पास ये होता है। तो मैंने इसको ऐसा सिंप्लीफाई किया, बाहर साइन ऑलरेडी था, यहां पर पाई था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा π/3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा π/6। ऐसा कुछ मुझे देखने के लिए मिला। यहां से रिजल्ट कितना आया साइन, और इसको सॉल्व करेंगे दैट विल बी 2π/3 और प्लस के π/6 मुझे नजर आया। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और आगे को, तो कितना बनेगा बेटा, यहां से बन जाएगा, एलसीएम आ गया 6 मेरे पास। एलसीएम अगर 6 निकल के आया तो 3 2 6 यानी कि बन जाएगा 4 और 1 ये रहा, तो पूरा बन जाएगा 5π, यानी कि 5π/6 मेरे पास निकल के आया। और अगर 5π/6 की बात करता हूं तो 6 पंजे 30 यानी कि 300 की बात कर रहे हैं, यानी कि साइन 300 कितना होता है, साइन 300 की अगर मेरे बच्चे में बात करूंगा तो 300 कहां जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 इंटू 3, 270 बन गया। 270 में 30 और जोड़ दो, तो भैया 90 इंटू 3 यहां पर आ गया, और मतलब प्लस करेंगे यहां आ जाएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव जाने वाला है। साइन चेंज इनटू कोस, एंड यहां पर कितना आ जाएगा, 30 मेरे पास आ जाएगा। और कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कोस 30 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाता है प्यारे बच्चे, √3/2 हमें देखने के लिए यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी कुछ गलती की है क्या हमने शायद, एक बार दोबारा चेक करते हैं, रीचेक फटाफट जल्दी से इसको, कि हमारे पास जो एंगल निकल के आया 2π/3 था, ठीक है, प्लस के π/6 था, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5π/6, π/6 का मतलब 3, 3 5 या 15। ओके, यहां पर मैंने मल्टीप्लाई इसको कर दी 6 के साथ, चूंकि मल्टीप्लाई करनी थी 3 के साथ, 5 या 15 ये 150 है, सॉरी ये 150 है बेटा। ठीक है, यानी कि साइन 150 मेरे पास है, साइन 150 को क्या लिख सकता हूं, साइन 180 माइनस के 30 लिख सकता हूं, और 180 माइनस समथिंग करेंगे तो यही आ जाएगा, और यहां पर आएगा, साइन पे नो चेंज होता है, और यहां सेकंड में प्लस रहता है, तो साइन 30 बनेगा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 सही जवाब होगा। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गई बातें, चलिए तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसने कहा है इफ आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एफ एक्स बराबर मोड एक्स। अगर ये एफ एक्स बराबर मोड एक्स है तो जरा समझने का प्रयास करना कि भाई यहां पर नंबर और यहां पर नंबर, और रिलेशन रियल टू रियल है, यहां पर रियल है, यहां पर रियल है, फंक्शन कैसा दिया गया है, मोड के साथ। प्यारे बच्चे अगर मैं 1 रखूंगा 1 वैल्यू देगा, -1 रखूंगा तब भी 1 देगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि सर ये जो वैल्यू निकल के आई ये तो मैनी 1 बन गई, वैल्यू कैसी बन गई, मैनी 1 बन गई, और -1 क्यों भी आएगा ही नहीं इसका रिजल्ट, जब -1 आएगा ही नहीं, -2 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा, इसका मतलब इसके अंदर कुछ और भी बचा हुआ होगा, तो ये इनटू होगा, तो रिजल्ट इज मैनी 1 इनटू। तो मैनी 1 इनटू देखेंगे तो 1 1 ओनली गलत हो जाएगा, ऑन टू ओनली गलत हो जाएगा, बोथ 1 1 एंड ऑन टू गलत हो जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू इज द करेक्ट जवाब, क्योंकि ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। Next, the value of limit x tending to 0, log 5 plus x minus log 5 minus x. Limit x tending to 0 रखेंगे तो ये बनेगा log 5 minus के log 5, यानी कि 0 डिवाइड बाय 0, 0 बाय 0 बनाएंगे तो LH रूल लगा सकते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे, log का होता है 1/x एंड माइनस के 1/x, और यहां पर 5 माइनस एक्स का दोबारा करेंगे, 5 का 0 माइनस एक्स का प्लस का 1 आ जाएगा, और x का करेंगे 1 आ जाएगा, तो बस इतना बचा। लिमिट कितना था मेरे पास, 0 0 रखो भाई, 1/5 प्लस के 1/5, यानी कि 2/5 मेरे पास रिजल्ट आएगा, और 2/5 दिया गया है इन ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला इसका सही जवाब होगा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द log x बेस x विद रेस्पेक्ट टू log x। हमें क्या करना है, log x बेस x का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू log x। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा इसके रेस्पेक्ट में, तो भाई इसका डेरिवेटिव ऊपर, इसका डेरिवेटिव नीचे, यानी कि log, अब ये तो मुझे 1 दिखाई दे रहा है,
क्योंकि बेस और वैल्यू सेम होती है तो 1 देता है। 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो यानी कि ये मेरे पास 0 निकल के आ जाएगा। और 0 कहां दिया गया है? इन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए वाला मेरे बच्चे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 3 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्ग का गुणनफल अधिकतम मान क्या होगा? यानी कि अगर उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसका? फर्स्ट नंबर का एंड सेकंड नंबर और सेकंड नंबर के स्क्वायर का, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ सेकंड, पहले का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड वाले के स्क्वायर के साथ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ऐसा हमें बताना है। और हमसे कहा गया है कि जो दो नंबर हैं उनका सम कितना है? 3 है। तो प्यारे बच्चे हम ऐसा कर सकते हैं कि पहला जो नंबर मेरे पास है, अगर एक नंबर को मैंने x मान लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो एक नंबर मेरे पास 3 माइनस के x होगा। इनमें से कोई सा भी पहला मान लो, चलो ये मान लेते हैं ये पहला नंबर है, ये मेरे पास दूसरा नंबर है, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड नंबर। तो अगर मेरे पास ऐसा नंबर है तो मेरे पास फंक्शन क्या बना? तो फंक्शन मेरे पास दिखाई देगा x का मल्टीप्लाई मैं 3 माइनस एक्स के साथ कर रहा हूंगा, ठीक है। और एक चीज और देखेंगे, इसने बोला फर्स्ट एंड स्क्वायर ऑफ सेकंड, तो सेकंड का स्क्वायर करें, चलो एक्स स्क्वायर मैंने लगा दिया यहां पर, सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के एक्स क्यूब। यहां से जरा डेरिवेटिव करके देखो, डेरिवेटिव करेंगे 6x माइनस के 3x स्क्वायर मुझे दिखाई देगा। इसको जब मैं बराबर 0 के रखूंगा तो 0 के बराबर रखने पर 3x कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 2 और माइनस के यहां से बचेगा x बराबर आ जाएगा 0 के। x की वैल्यू एक तो 0 निकल के आई, यहां से x की वैल्यू 2 निकल के आई, तो मेरे पास दो वैल्यूज निकल के आ गई ना। अब क्या करना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव। तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूं तो रिजल्ट कितना आएगा? 6x का आ जाएगा 6 और 3x स्क्वायर का आ जाएगा 6x मेरे पास आ जाएगा। यहां पर देखते हैं अगर मैं 0 वैल्यू रखता हूं तो 0 वैल्यू रखने पर ये 6 देगा, यानी कि पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देगा तो इस पर तो मिनिमम होना चाहिए, यस और नो। अगर मैं डबल डेरिवेटिव 2 रखूंगा तो 6 माइनस 6 दूनी 12, यानी कि माइनस के 6 नेगेटिव दे रहा है। अगर ये नेगेटिव दे रहा है तो भैया इस पर मैक्सिमम होगा, यस और नो। तो मैक्सिमम कितने पर है? x बराबर 2 पर मैक्सिमम है। और अगर x बराबर 2 पर मैक्सिमम होगा तो जो मेरे पास ये फंक्शन निकल के आया था, इसमें x की वैल्यू 2 रख के देखो आंसर कितना आ रहा है, या यहीं पर रख दो, बात एक ही है। यहां पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 3 माइनस 2 1, तो मेरे पास कितना आ गया? 4 रिजल्ट आ गया और 4 दिया गया है इन ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला मेरे बच्चे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसका मान कितना होने वाला होगा? तो प्यारे बच्चे अगर नीचे क्वाड्रेटिक बना है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर खोल सकता हूं क्या? क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मुलाज होते हैं इस तरह के। अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम कैसे करेंगे कि जो भी मेरे पास x का गुणांक है उसका आधा और उसके स्क्वायर को जोड़ देंगे, स्क्वायर को घटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका, ये तो ऐसे ही रहेगा, और x के कोफिशिएंट का आधा 1/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 1/2 का स्क्वायर हम घटा देंगे, है ना। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 1 में से माइनस कर देते हैं 1/2 का स्क्वायर। ये तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस के ये 1 माइनस के 1/4 आ गया, यानी कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के ये बनेगा 3/4। गॉट इट। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बना इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस के इसको अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर बना सकता हूं, क्योंकि मुझे तो दोनों स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये किसकी फॉर्म होती है? ये तो भैया tan इनवर्स x का डायरेक्टली फॉर्मूला है, पर 1 अपॉन ए का वैल्यू कितना है? रूट 3 डिवाइड बाय 2 पर चला जाएगा एंड दैट इज tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह x माइनस 1/2 डिवाइड बाय a की जगह रूट 3/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरा सोल्व किया गया है तो सोल्व कर लेंगे। रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरे पास? 2/√3 एज इट इज है, ये tan इनवर्स एज इट इज है। एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, डिवाइड में बचेगा रूट 3 एंड प्लस का c। तो क्या ऐसा कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें कि 2 अपॉन अंडर√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन अंडर√3 प्लस c? देखो भैया ए वाले ऑप्शन में बिल्कुल एक्यूरेट चमक रहा है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भाई लिमिट हमारे पास दी गई है नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब भी लिमिट नेगेटिव टू पॉजिटिव दी जाती है तो हमें सबसे पहला काम होता है इस फंक्शन को चेक करना कि मेरे पास जो फंक्शन है ये फंक्शन ओड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। अगर बाय चांस ये फंक्शन ओड आ गया तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। कैसे? कि भैया x की जगह अगर -x रखा तो यहां से -x की पावर 3 और साइन 4 और -x। अब जरा देखो तो भैया माइनस यहां से बाहर आ गया, x की पावर 3 साइन -x इज माइनस साइन x, पर पावर 4 है तो प्लस बन जाएगा, तो ये मेरे पास एज इट इज आ गया।
अब आपने देखा कि भैया पूरा फंक्शन यानी कि f माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स रिजल्ट आ गया, यानी कि फंक्शन है ओड। और अगर फंक्शन ओड होता है तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 होता है, यानी कि b शुड बी द रिजल्ट, b वाला इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y बराबर x बराबर 0 से x बराबर 3 तक कह रहे हैं। तो यहां पर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2 यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस समथिंग बात कर रहा होगा। तो मेरे पास जो कर्व बन रहा है, कर्व कहीं ना कहीं यहां पर y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा होगा। गॉट इट? इतना मेरे पास कर्व बन रहा है। और उसके बाद मैं बात करूंगा कोई लाइन y बराबर x तो मेरे पास कुछ इस तरह से जाती भाई, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को जो घेर रहा है, ये वाला जो एरिया होगा ये मुझे निकालना है ना। और लिमिट कितना दिया गया है, 0 से लेकर 3 तक, यहां पर 0 यहां पर 3, यानी कि मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया क्या होगा, दोनों से घिरा हुआ। तो क्या करते हैं, लिमिट 0 से 3 है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला कौन सा है मेरे पास, ऊपर वाला कर्व बन रहा है। कर्व का क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्टली दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस के 2, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे कौन सा, कि ये वाला कर्व क्या है, लाइन वाला y बराबर x, यानी कि x माइनस कर देंगे और इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट 0 और 3 के साथ। तो यहां से कितना आ जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और 2 का हो जाएगा 2x और माइनस x का हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और लिमिट मेरे पास क्या है, 0 से लेकर 3 था। अपर लिमिट रखेंगे तो 3 3 होती है 27 डिवाइड बाय 3 प्लस के 3 दूनी 6 माइनस के 3 3 9/2 और 0 रखेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, बस इतना बचा। यहां से आ गया 3 से कट जाएगा 9 बार 3 27, 9 और 6 कितना भाई, 9 और 6 हो गया 15, 15 माइनस 9/2, एलसीएम लेंगे तो 15 दूनी 30, 30 माइनस 9/2, 30 में से 9 जाएगा तो 21/2। क्या 21/2 मेरे पास आंसर है कहीं पर, बिल्कुल है जी, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो मेरे बच्चे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are इतना इतना एंड इतना, also find the radius of the circumcircle। तो प्यारे बच्चे क्या कहा गया है कि कोई मेरे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स है माइनस के 2 माइनस के 3 दिया गया है, माइनस के 1,0 एंड उसके साथ 7 माइनस के 6 दिया गया है। इसमें हमारे पास सर्कम सेंटर यहां पर होगा। सर्कम सेंटर वो होता है ना, जब हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो सर्कल इसके वर्टेक्स को टच कर रहा होगा। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तीनों बराबर होती हैं और तीनों की तीनों रेडियस भी कहलाती है। इसका मतलब हम इसमें हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं क्या, कि सर जो भी मेरे पास रिजल्ट होगा उसकी इसके साथ डिस्टेंस, इसके साथ डिस्टेंस और इसके साथ डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगी। जैसे कि मैंने ऑप्शन नंबर पहला उठाया, पहला कह रहा है माइनस के 3 माइनस के 3, इसका डिस्टेंस अगर -2 माइनस 3 के साथ निकालता हूं तो कितना निकल के आएगा बेटा, जरा चेक करते हैं इसको हम। यहां से बनेगा 3 में से 2 घटा देंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 में से 3 घटा देंगे 0 बचेगा, तो यहाँ मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है और रेडियस 1 आनी चाहिए, रेडियस 4 बोल रही है, यानी कि गलत है। तो ए वाला तो सही जवाब नहीं होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 3 माइनस के 3, 3 माइनस के 3 है, इसका डिस्टेंस देखते हैं माइनस के 2 माइनस 3 के साथ। अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, एंड 3 में से 3 माइनस करूंगा तो 0, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास रेडियस 5 निकल के आ रही है। इसका मतलब रेडियस 5 निकल के आ गई है ना, तो यानी कि बात सही जा रही है। पर अभी बात बिल्कुल बनी नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ इनका डिस्टेंस निकाला, इनका डिस्टेंस भी सेम आना चाहिए। तो 3 माइनस 3 के साथ मैं देखता हूं -1,0 को, इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, यहां से देखेंगे 3 में से 1 घटेगा तो माइनस के प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 0 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, यानी कि 5 निकल के आ गया। ये भी 5 दे रहा है। अब एक लास्ट बचा, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, 3 माइनस 3 के साथ डिस्टेंस चेक करते हैं 7 माइनस 6 की, तो अंडर रूट 3 में से 7 जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 में 6 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, यानी कि 5, तीनों डिस्टेंस बराबर आ गई। और यहां पर देखो रेडियस 5 भी दिया गया था, इसका मतलब बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 2y प्लस 7 बराबर 0, एंड दूसरा सर्कल मेरे पास और दिया गया है दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। तो हमें क्या बताना है कि मान लीजिए कोई एक सर्कल है और दूसरा सर्कल इसको कट कर रहा है, तो हमें एक वो सर्कल बताना है जो इन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाए। जहां पर ये सर्कल कट हो रहे हैं वहां से सर्कल होकर जाना चाहिए। तो इसके लिए बड़े सिंपल सी कंडीशन मेरे पास एक होती है, जरा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए सर्कल 1 है, सर्कल 2 है, तो सर्कल 1 प्लस लैम्डा सर्कल 2 रख दो, बराबर कर दो 0 के, और दोनों पॉइंट कहां से होकर जा रहे हैं, इस पॉइंट को तो सेटिस्फाइड करा के लैम्डा का वैल्यू और निकाल लो।
फिर इक्वेशन में वैसी रख दो तो सोल्व हो जाता है। देखो करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। तो पहले सर्कल की इक्वेशन क्या है उसको हमने एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 2y प्लस के 7। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है, उससे पहले हम लैम्डा लिख देंगे, ठीक है। तो लैम्डा का मल्टीप्लाई अंदर कर सकता हूं, तो दैट विल बी लैम्डा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा एक्स एंड प्लस के यहां बनेगा 10 लैम्डा वाई एंड प्लस के 8 लैम्डा बराबर 0। अब यहां से अगर मैंने ये सोल्व किया तो अब जरा देखो कि x वाला ये है और एक्स स्क्वायर वाला ये है, एक्स स्क्वायर वाला ये है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा बचेगा। y वाला और y वाले में से भी अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 1 प्लस लैम्डा बचेगा। x वाले में से और इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो माइनस का x ले लेते हैं, चलो माइनस x कॉमन ले लिया तो प्लस का बचेगा 8, है ना, और यहां बचेगा प्लस का 4 लैम्डा, ऐसा मेरे पास दिखाई दिया। उसके बाद y वाले को देखते हैं, y वाला माइनस के y कॉमन ले लो यहां से, ठीक है, तो यहां बचेगा मेरे पास 2 एंड यहां पर मेरे पास बचेगा भैया माइनस का 10 लैम्डा, ऐसा हमारे पास दिखाई दे रहा होगा। तो ये चीजें मेरे पास निकल के आई। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू और बची है, कौन सी, ये बचा है प्लस के 7 और ये बचा है प्लस के 8 लैम्डा बराबर कितना आ गया 0। ये सर्कल की इक्वेशन बन गई, पर ये इक्वेशन किसी ना किसी चीज से होकर जा रही होगी। किससे होकर जा रही है, तो ये पॉइंट दे रखा है हमें -1 और -2। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यहां पर -1 और -2 पॉइंट से होकर जा रहा है। तो यहां पर हम इसको सेटिस्फाइड कराते हैं। देखो भाई, अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा -1, उसका स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस लैम्डा ऑलरेडी, ठीक है, प्लस के y का वैल्यू कितना है हमारे पास -2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 4, इसको मैं पूरा ओपन करता हुआ चलूंगा, 1 प्लस लैम्डा, यहां पर अगर मैं रखूंगा 4 तो 4 प्लस के 4 हो जाएगा एंड 4 लैम्डा मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर x का वैल्यू रखेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस और यहां पर 8 प्लस के 4 लैम्डा एज इट इज आ जाएगा। यहां पर रखेंगे y का वैल्यू -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस के 2 2 जा 4 एंड प्लस के 10 दूनी 20 लैम्डा मेरे पास हो जाएगा। यहां पर प्लस के 7 है और यहां पर 8 लैम्डा ऑलरेडी दिया गया था बराबर 0। अब यहां से जितने भी लैम्डा सबको एक साथ जोड़ लेते हैं भाई, कितना बना, देखो यहां से बना 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 1 कितना 29, 29 और 8 भी है, ठीक है। 29 और 8 को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास बनेगा 37, तो यहां से मेरे पास आ गया 37 लैम्डा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू देखते कितनी बची, यहां से बचा 7 और 4 कितना हो गया, 7 4 11, 11 और 8 19 और 1 20 और 4 24, तो बराबर कितना दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, 24 बराबर में दिखाई दे रहा है। वहां ले जाएंगे माइनस के 24 हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस के 24 हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू माइनस के 24/37 मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत अजीबोगरीब वैल्यू निकल के आ रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा टास्क इसमें रह गया, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर हो चुका है ये, पर कॉन्सेप्ट बड़ा इजी था, ठीक है, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए भाई, तो कैसे इन क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी मेरे पास ये लैम्डा वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में लैम्डा का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और जैसे ही हम यहां पर लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा का वैल्यू पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट सामने आपके आ जाएगा। और यहां पर, ठीक है, तो आई होप यहां पर लैम्डा की वैल्यू थोड़ा सा हमसे कुछ गलती हुई है, मे बी, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पर थोड़ी सी गलत आ रही है, एक बार इसको चेक करने की आवश्यकता है। देखो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 2 माइनस के 2y प्लस के 7 एज इट इज रखा। लैम्डा रखेंगे लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस के लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा एक्स प्लस के 10 लैम्डा वाई और प्लस के 8 लैम्डा बराबर 0। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 बचेगा और यहां से मेरे पास लैम्डा बचेगा, ठीक है। y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के लैम्डा बचेगा, ठीक है, y वाला ये रहा और लैम्डा बचेगा, ठीक है। यहां से मैंने माइनस का x कॉमन लिया तो प्लस का 8 बचा, ठीक है, और x वाले में से प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का 4 लैम्डा बचेगा, ठीक किया। y वाले में से देखेंगे तो हमने अगर माइनस का y कॉमन लिया तो बचेगा प्लस का 2 एंड यहां बचेगा माइनस का 10 लैम्डा, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और प्लस के 7 प्लस के 8 लैम्डा बिल्कुल करेक्ट बात है। यहां तक तो हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक हमने एकदम से परफेक्ट किया, बिल्कुल ठीक किया। उसके आगे
अगर मैं जब सेटिस्फाइड करा रहा हूं तो मेरे पास रिजल्ट कितना आ रहा है भैया, x की वैल्यू कितनी थी -1 थी और y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -2। तो जब -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करने पर मेरे पास 1 आ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस लैम्डा बनेगा, इतना ठीक है। यहां पर अगर मैं वैल्यू रखता हूं -2 y की जगह, तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 4 प्लस के 4 लैम्डा, इतना भी ठीक है। x की वैल्यू रखेंगे -1, तो माइनस यहां पर आ गया प्लस, और प्लस के 8 और प्लस के 4 लैम्डा, इतना भी ठीक है। और यहां पर रखेंगे हम कितना, -2, y की जगह -2 रखेंगे तो माइनस का 2, माइनस ऑलरेडी पहले से था, प्लस का 2 बन गया, 2 2 जा 4, ठीक है, और 10 2 जा 20, प्लस का 20 लैम्डा आ गया। अच्छा ये प्लस का 20 नहीं होगा बेटा, ये माइनस का 20 होगा ना, ये वाला गलती हुआ है क्योंकि यहां पर माइनस के 20 होना चाहिए ना बेटा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये माइनस के 20 होगा, ये गलत हुआ भाई, है ना। देखो क्योंकि यहां पर ये प्लस बन गया ना, प्लस 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 हो गया, पर प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो ये माइनस के 20 होगा, माइनस के 20 लैम्डा, और ये 7 प्लस 8 लैम्डा, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको देखते हैं कितना बना, तो पहले प्लस वाले देखते हैं। 8 मेरे पास ये रहे, ठीक है, 8 ये रहा, 8 4 12, 12 और 4, 12 4 मेरे पास हो गया भैया 16, 16 और 1 17, तो 17 ये रहा, और माइनस का 20 लैम्डा ये रहा, तो 17 में से 20 जाएगा तो माइनस का 3 लैम्डा बचेगा ना, तो माइनस का 3 लैम्डा हो गया। बाकी मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू में देख सकते हैं, 7 रहा, 7 4 11, 11 और 8, 11 8 19 हो गया, 19 20 और 4 24, तो मेरे पास ये 24 हो गया, प्लस का बचा मेरे पास 24, बराबर आ गया 0। तो यहां से 24 बराबर कितना हो गया, 3 लैम्डा, और 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 अट्ठे 24, ठीक है ना। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, 8 निकल के आ गई। जब 8 आ गई तो हम यहीं पर 8 रखेंगे, तो देखो 8 और 1 9, यानी कि मेरे पास बनेगा 9x²। क्या 9x² है, इसमें है और इसमें है, तो ये वाला काट सकते हैं, कहीं कॉमन लेके कट ना जाए, इसलिए अभी इसको गलत करना सही नहीं होगा, पूरा सोल्व करते हैं। यहां बनेगा प्लस के 9y², तो 9y² आ गया, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। यहां से कितना बनेगा भैया, 8 8 चौक 32, 32 में से 32 में 8 जोड़ लेंगे तो 32 और 8 कितना हो गया, 40, ठीक है, और माइनस के 40 बन जाएगा, तो माइनस का 40x है, बिल्कुल -40x यहां पर भी है, और यहां पर भी माइनस के 40x है। उसके आगे बात करते हैं, यहां पर रखेंगे 8 10 अट्ठे 80, और 80 में से 2 जाएगा, 80 में से 2 जाएगा तो 78, और माइनस के 78, माइनस के तो प्लस के 78 हो जाएगा, तो प्लस के 78, यहां पर -78 था, इसको गलत कर देंगे, ये प्लस के 78 आ रहा है। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, यहां पर यहां हो जाएगा 8 8 64, तो 64 में अगर 7 जोड़ता हूं, 7 और 4 11, और ये 71, प्लस के 71 प्लस के 71 मेरे पास यहां पर आ गया, तो मेरे बच्चे ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो गया, तो ए इज द परफेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला with its vertex at the origin, axis on the y-axis and passing through the point 6, -3। मूल बिंदु पर शीर्ष y अक्ष पर अक्ष और बिंदु 6, -3 से गुजरने वाले परवलय की समीकरण क्या होगी। देखो बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास पैराबोला की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, या सुनो, यहां पर पैराबोला मेरे पास है, इसने कहा पैराबोला जो जाके जा रहा है, इसका जो एक्सिस है ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी कि मेरे पास पैराबोला इस वाले एक्सिस पे बन रहा होगा ना, यस और नो। पैराबोला इस वाले एक्सिस पे बनेगा, इस वाले एक्सिस पे बनेगा, इसने कहा विद इट्स वर्टेक्स, और इसका जो वर्टेक्स निकल के आ रहा है एट द ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पर है, यानी कि एकदम स्टैंडर्ड पैराबोला बन रहा होगा, तो पैराबोला जो बनेगा दैट विल बी x² बराबर 4a/, ये वाला पैराबोला बनना चाहिए। ये वाला जो पैराबोला है ये 6, -3 से होकर जा रहा है, x की वैल्यू 6 रखेंगे 36 बराबर 4 इंटू a का वैल्यू a रहा, y का वैल्यू -3 आ गया ना, ठीक है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो a का वैल्यू कितना आ गया भैया, -3 दिखाई देगा, a का वैल्यू -3 रखेंगे तो x² बराबर 4 तिया 12 -12/, तो ऐसा मेरे पास कहीं पर पैराबोला दिया गया है क्या, कि x² बराबर -12/, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे बच्चे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो फोर्स है F1 और F2, एक कण A पर कार्य करते हुए इसे B की ओर ले जाते हैं, यदि A और B के स्थिति सदिश इतना और इतना है तो किए गए कार्य का पता लगाइए। भाई कार्य बराबर F बराबर मतलब वर्क बराबर F इंटू डी होता है, और अगर मुझे F निकालना है तो दोनों F को आपस में जोड़ दूंगा, दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो F टोटल F कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 कितना 4i मेरे पास हो जाएगा, 2 और 3 कितना, देखो 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का j बचेगा, और यहां पर 5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 4 के बचेगा, ये मेरे पास F आ गया।
डी निकालेंगे तो डी कैसे निकालेंगे, बी में से ए को माइनस करेंगे, यस, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, 3i में से माइनस करूंगा 2i तो प्लस के 5i मेरे पास ये बन जाएगा, 7k में से माइनस करूंगा तो 7 और 5 कितना हो जाएगा भैया 12 हो जाएगा, तो माइनस के 12k हो गया, और 2k में से 0, अच्छा k वाला माइनस करेंगे, देखो यहां पर ये k लिखा गया था, ठीक है, यहां पर क्या होगा बेटा, ये i के साथ k है और i के साथ यहां पर k है, तो ये थोड़ा सा मैं स्पीड में एक बार चेक करता हूं कि यहां पर कहां गलती दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है, 5k है, ठीक है, और ये 7j होगा बस, ठीक है, ये k की जगह क्या होगा 7j होगा, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसको थोड़ा देखते हैं, d का वैल्यू कितना आया मेरे पास, तो देखो j वाला माइनस करेंगे, यहां पर तो j वाला है ही नहीं, j वाला है नहीं तो माइनस का 7j बचेगा, और k वाला करेंगे तो 2k में से 5k माइनस करेंगे तो माइनस का 3k मेरे पास बच जाएगा, ऐसा मेरे पास चीजें दिखाई देंगी। तो मेरे पास f आ गया, d आ गया, और इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है इनमें, तो 5 चौक 20 आ गया, ठीक है, और 7 एकम 7 माइनस के 7 आ गया, 4 तिया 12 प्लस के 12 निकल के आ गया, तो यहां से 20, ठीक है, और अच्छा 12 और 10 कितना भैया, 12 में से 7 माइनस कर दो, ठीक है, तो मेरे पास कितना बचेगा, देखो 20 माइनस 12 में से 7 चला गया तो बचेगा 5 ना, 7 5 12, और 20 में से 5 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 15, और 15 बोले तो यहां पर कोई सा आंसर मैच नहीं कर रहा है, फिर से कहीं ना कहीं हमने थोड़ी गलती कर दी क्या, ठीक है, प्लस ये प्लस का बचेगा ना, 25 हो जाएगा, 15 क्यों होगा भाई, 25 होगा, देखो ना, ये 12 में से 7 माइनस होगा तो प्लस का 5 बचेगा ना, और 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 निकल के आ जाएगा, तो 25 इसका मेरे बच्चे सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे आपके ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के मैथमेटिक्स के पूरे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए, तो इसीलिए इसके बाद हम चीज को खत्म करते हैं, और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब अच्छे से पेपर दीजिएगा, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 5 के फिजिक्स के सेक्शन के सॉल्यूशन में। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए थे। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है जो सर्किट आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आसानी से आप देखिएगा कि अगर हम बात करें तो ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों सीरीज में है, तो 2 और 2 का सीरीज 4 होगा, फिर ये 4 इस वाले 4 के साथ पैरेलल में होगा तो 2 बन जाएगा, फिर ये 2 और ये 2 मिलकर जो है 4 बनाएंगे, सीरीज में होंगे, फिर 4 और 4 का जो है पैरेलल क्या होगा 2 होगा, फिर 2 और 2 क्या होंगे आपके सीरीज में होंगे तो 4 बन जाएगा, फिर 4 और 8 पैरेलल में होंगे, तो आंसर हम जो है फाइनली निकाल सकते हैं कि फाइनल आंसर क्या है हमारा 4 और 8 पैरेलल में है। सो 4 इंटू 8 और नीचे R1 R2 R1 प्लस R2, नीचे 8 और 4 12, तो 4 3 12, तो कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा 8/3 ओम। सो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है 8/3 ओम। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो 8/3 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चलिए देखिए आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, दो कण ए और बी जो कि प्रारंभ में विराम अवस्था में है, परस्पर आकर्षण बल के कारण एक दूसरे की ओर गति करते हैं। तो आपसे पूछा गया किसी क्षण पर ए की चाल अगर v है और b की चाल 2v है तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की चाल क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि जो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है, ध्यान से समझिएगा बच्चा, म्यूचुअल अट्रैक्शन जिसको आप ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या है, एक किस्म का इंटरनल फोर्स है। ये कैसा है, एक किस्म का इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स का मतलब ये एक आंतरिक बल है, लिख देते हैं यहां पर कैसा है, आंतरिक बल है। तो यानी कि इस पर कौन सा बल काम कर रहा है, आंतरिक बल काम कर रहा है, इंटरनल फोर्स काम कर रहा है। यहां कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर काम करना चाहिए वो तो जीरो है, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो उतनी ही रहेगी जितने की पहले थी। तो पहले रेस्ट में थी, तो अभी पहले सिस्टम रेस्ट में था, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट जीरो थी, तो अभी भी क्या होगी, जीरो ही रहेगी। तो कुल मिला के आंसर जो है होगा क्वेश्चन का डी, जीरो ही रहने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 है, और जबकि त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/3 है। यदि एक व्यक्ति
पृथ्वी पर 90 मीटर ऊंचाई तक पत्थर फेंक सकता है, तो वह उस ग्रह पर कितनी ऊंचाई तक पत्थर फेंक सकता है। तो सबसे पहले उस ग्रह पर हम जी का मान निकालेंगे, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा कैपिटल जी, द्रव्यमान इसका क्या है 1/10 हो जाएगा, और त्रिज्या क्या है 1/3 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। तो यानी कि g की वैल्यू आ जाएगी 9/10 और ये बन जाएगा आपका g। अब ध्यान से समझिए, जो h होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, g के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर H2/H1 इज इक्वल टू G1/G2। तो G1 की वैल्यू हमारे पास g है और G2 कितना है 9/10, तो इसको हम 9/10 g लिख देंगे, तो g से g कैंसिल हो जाएगा, तो H2/H1 इज इक्वल टू 10/9। तो कितना मीटर पहले पत्थर फेंक सकता था, 90 मीटर फेंक सकता था। तो H2 इज इक्वल टू 10/9 और यहाँ 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से कैंसिल होगा। सो H2 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 मीटर आंसर आ जाएगा आपका, कि 100 मीटर तक जो है पत्थर फेंका जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट की गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से बल्ले से टकराती है और 0.01 सेकंड में उसी गति से वापस लौट आती है, तो बल्ले पर लगने वाला बल क्या होगा। देखिए जब भी कोई चीज जो है टकरा के उसी वेग से वापस लौटे तो चेंज इन मोमेंटम होता है 2 mv, तो ये हो जाएगा 2, और मास कितना है इसका 0.25 किलो, तो 0.25 kg, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10 है। ठीक है, अब हमें फोर्स निकालना है, तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2.5, और टाइम देखिए कितना दिया हुआ है, टाइम आपको दिया 0.01, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2.5, ऊपर आप इसे 100 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 25। ठीक है, 25 दूनी 50, तो 500 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, 500 न्यूटन। डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक है और 4 गोलियां जो है प्रति सेकंड चला रही है, प्रत्येक गोली का द्रव्यमान आपको दिया गया है 35 गुणा 10 की घात -3 किलो, और वेग इसका कितना दिया, वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि राइफल को थामे रखने के लिए हमें कितना बल लगाना होगा। तो फॉर्मूला नोट कीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है F इज इक्वल टू mNv। तो मास कितना है गोली का 35 गुणा 10 की घात -3, तो 35 गुणा 10 की घात -3, और कितनी गोलियां चलाई जा रही है, 4 गोलियां चलाई जा रही हैं। ठीक है, और कितनी स्पीड से चलाई जा रही है, 400 से चलाई जा रही है, 400 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 और गुणा 4 चको 16। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बनेगा कितना, लगभग 56 न्यूटन आपका जो है ये आंसर आएगा। कितना आएगा, 56 न्यूटन। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा 56 न्यूटन। नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ ये चीज इंडिकेट करता है कि आपको उसको होल्ड करने के लिए बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कि अ पर्सन होल्ड्स अ वेट W एंड जंप्स फ्रॉम द सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, ड्यूरिंग जंप ही एक्सपीरियंस अ वेट। देखिए जब भी कोई हवा में रहेगा, हवा में यानी कि एयर में अगर कोई है, ठीक है, हवा में है, एयर में है, तो वहां पर रिएक्शनरी फोर्स 0 होगा, तो हम ये कहेंगे उस पर कोई वेट काम नहीं करेगा, तो कुल मिला के हम कहेंगे वेट इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए W 0 होगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि आपने इस तरह से बॉल्स लटका रखी है, तो अगर आप एक बॉल को छोड़कर, एक बॉल को इस तरह से छोड़ें, तो बताइए कितनी बॉल यहां पर हिलने वाली है। तो ये न्यूटन क्रेडल हम लोग इसको कहते हैं। ये इलास्टिक कॉलिजन का सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर आप एक को छोड़ोगे तो इधर वाली एक वाली हिलेगी, 2 को छोड़ोगे तो इधर वाली 2 हिलेगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ फॉलो होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा कि अगर सिर्फ आप एक गेंद, कह रहा है कि 5 समरूप प्रत्यास्थ गेंद एक पंक्ति में लगी हैं, समान लंबाई की डोरियां इस प्रकार लटकाई जाती कि समीपवर्ती गेंदों के मध्य दूरियां बहुत कम है। यदि दाईं ओर की गेंद को कुछ दूर
गति कराकर मुक्त कर दिया जाए तो इधर की तरफ केवल वन एक्सट्रीम लेफ्ट बॉल विल बाउंस ऑफ, ठीक है। तो केवल और केवल जो है एक बॉल जो है क्या करेगी, बाउंस ऑफ करेगी। अगर आप 2 छोड़ते तो 2 करती, 3 छोड़ते तो 3 करती। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे कह रहा है कि 2 इक्वल फोर्सेस एक्ट एट अ पॉइंट इंक्लाइन टू ईच अदर। तो 120 डिग्री पर काम कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, आर नेट, ठीक है। हम निकाल लेते हैं रिजल्टेंट जो है, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, दोनों फोर्सेस बराबर है, पी स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 तो 2P स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 120 डिग्री तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। ध्यान से देखिए, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये कॉस 120 आपका -1/2 होता तो माइनस पी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका सी, सी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर कोई प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम है 2 एंगल पर, तो पहला एंगल कौन सा है, थीटा, और दूसरा एंगल कौन सा है, दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा। तो यहां पर देखिए रेंज निकाल लेते हैं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा, ठीक है। या फिर आप रेंज दूसरे तरह से निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन और ये 290 माइनस थीटा बाई जी आप लिख सकते हैं। टाइम पीरियड कितना कितना होगा, t1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी, और t2 कितना होगा, t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। इन दोनों की मल्टीप्लाई आपसे पूछी गई है, सो t1 इंटू t2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, और ये साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा है ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम कहेंगे t1 इंटू टी, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन ले लीजिए, सो यू स्क्वायर बाई जी, और इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन 2 थीटा, ठीक है। और ये 4 था तो ये 2 बचेगा, एक जी नीचे बच रहा है। तो अगर आप यहां से साइन यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल के लेके आना चाहें तो वो आर के इक्वल होगी, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो आर के इक्वल होगी, तो आर हम यहाँ रख देते हैं। सो t1 अपॉन t2, तो ये हो जाएगा आपका 2r बाई जी। तो किसके प्रोपोर्शनल है t1 t2, सो t1 t2 प्रोपोर्शनल है किसके, r के। तो क्वेश्चन का आंसर जो आपका होगा वो सी होगा, ठीक। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/4πε0 की इकाई क्या होगी। तो आपको पता है कि जो 1/4πε0 है, 1/4πε0 ये होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आप देख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस, कह रहा है कि समान विमाओं वाली भौतिक राशियां यहां पर आप करेक्शन कर लीजिए, यहां पर होगा असमान, है ना, हाँ ये लिखिए नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन। तो देखिए मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंटम को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, ठीक है, और प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जूल सेकंड होता है। तो इन दोनों की विमाएं बिल्कुल अलग अलग है। अगर यहाँ एंगुलर मोमेंटम होता तो हम कह सकते थे। तो इन दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपका बी, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एलईडी इज अ पीएन जंक्शन डायोड विच इज, एलईडी क्या है, एलईडी एक पीएन जंक्शन डायोड है जो कि, देखो एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है। तो एलईडी का सिंबल ये है, ये एलईडी का सिंबल है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हमेशा ही एलईडी को यूज किया जाता है किसमें, फॉरवर्ड बायस्ड में यूज किया जाता है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड गेट। एंड गेट बनाने के लिए आपको कितने नैंड गेट की आवश्यकता होगी। तो देखिए अगर आप जो है नैंड गेट से एंड गेट बना रहे हैं तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले ये देखिए ये एक नैंड गेट हमने लगा दिया, इसके बाद एक और नैंड गेट लगा दीजिए, लेकिन उसके दोनों इनपुट्स को कॉमन कर दीजिए, ठीक है।
तो अगर आपने यहाँ पर ए और बी दिया है तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ए डॉट बी का बार, आगे ये नॉट की तरह काम करेगा तो ए डॉट बी का बार बार, तो मिलेगा आपको ए डॉट बी। तो आपने एंड गेट बना लिया। नैंड गेट से कितने मैक्सिमम कितने यूज किया आपने, आपने 2 गेट्स यूज किए हैं, 2 गेटों का इस्तेमाल किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्रिटिकल एंगल आपको दिया गया है, जी हाँ क्रांतिक कोण, आपको क्रांतिक कोण दिया गया है साइन इनवर्स 0.6, ये वैल्यू दी गई है किसकी, आईसी की। तो आप लिख सकते हैं कि जो साइन आईसी होगा वो 0.6 होगा, साइन आईसी 1/म्यू होता है तो ये 0.6 हो जाएगा, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा 1/0.6, तो 1/0.6 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1.666 करके कुछ आएगा। तो म्यू इज इक्वल टू होता है आपका 10 IP, ठीक है, ब्रूस्टर का लॉ लगा देंगे तो ये 1.667, ठीक है। सो आईपी इज इक्वल टू होगा आपका 10 इनवर्स 1.66 के करीबन आएगा। तो सही जवाब देखिए क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एक स्टूडेंट जो है किसी लेंस के लिए, जी हाँ किसी लेंस के लिए u और v के बीच में ग्राफ बना रहा है, तो बताइए वो ग्राफ कौन सा सही होगा। देखिए u हमेशा नेगेटिव होता है, v पॉजिटिव होता है, और आपको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो कुल मिला के जो रिलेशन होगा u और v के बीच का जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स, कह रहा है कि पिच ध्वनि की एक विशेषता है जो निर्भर करती है। पिच को हम क्या कहते हैं, श्रिलनेस कहते हैं, और पिच जो है डिपेंड करती है किस पर, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि जो प्रेशर कुकर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो प्रेशर कुकर में हम लोग जो है एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके क्या करते हैं, दबाव को बढ़ा देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं दबाव लगाकर। तो आंसर आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जी हाँ ये आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब आरोपित करके हम लोग पानी के क्वथनांक को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू ai प्लस btj प्लस c/2 t स्क्वायर k कैप। और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि त्वरण कितना होगा, ठीक है, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो आपसे पूछा गया है ए बी सी धनात्मक है तो कण के त्वरण के बारे में पूछा गया। त्वरण और तो पहले एक काम करते हैं, एक बार इसका अवकलन करते हैं, dx/dt करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये bj हो जाएगा, और प्लस ये कितना होगा c/2, ये 2t और k हो जाएगा। तो ये 2 से 2 काट दीजिए। सो अब इसका एक बार और अवकलन कीजिए, d2x/dt स्क्वायर कीजिए, तो ये 0 प्लस 0 प्लस ये क्या बन जाएगा ck, यानी कि इसके अंदर त्वरण है और त्वरण की दिशा क्या है, त्वरण की दिशा जो है k दिशा में है। तो आंसर आएगा एक्सेलरेटेड अलोंग k डायरेक्शन, k दिशा में क्या होगा, त्वरित होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, कहा गया है कि 3 द्रवों के बराबर आयतन को मिला दिया गया, ठीक है, बराबर आयतन को मिला दिया गया है। ये देखिए बराबर आयतन को मिलाकर हमें एक क्या है, एक कंबाइन हम लोगों ने मिला दिया है, ठीक है। तो अब इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, और ये m हो जाएगा। इसकी डेंसिटी d है, इसकी 2d है, इसकी 3d है, इसकी हमें नहीं पता, d डैश ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू m होता है। देखिए अब आप जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो अगर मैं द्रव्यमान को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा घनत्व गुणा गया आयतन, ठीक है, घनत्व गुणा गया आयतन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, तीन आयतन तो सबका बराबर है, सो ये हो जाएगा d इंटू वी प्लस 2dv हो जाएगा, और ये 3dv हो जाएगा, और यहाँ आयतन जो है देखिए कितना होगा, ठीक है भाई। अगर आप इसको m को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, रो इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। तो इन तीनों का आयतन जो है क्या था, बराबर था। अब यहां पर हम बात करेंगे इस m को रिप्लेस करना है, में से m को,
तो ये m को रिप्लेस करने के लिए हम घनत्व गुणा गया आयतन करेंगे, ठीक है। तो आयतन यहाँ कितना हो जाएगा 3v भाई, v लीटर v लीटर v लीटर 3v, और डेंसिटी कितनी है उसकी d डैश, तो 3 2 5 और 1 6, 6 dv इज इक्वल टू 3 dv डैश d डैश v। तो देखो v से v काट दीजिए, v से v को काट दीजिए और 3 दूनी 6 कर दीजिए, सो d डैश इज इक्वल टू क्या होगा 2d। तो आपका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन का 2d, यानी कि b इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फ्रॉम किरचॉफ लॉ, देखिए क्या पूछा गया है, किरचॉफ लॉ कह रहा है कि फ्रॉम किरचॉफ लॉ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द ऑल बॉडीज। तो किरचॉफ ने कहा था कि जो रेशियो है सभी पिंडों की उत्सर्जन और अवशोषण क्षमता का अनुपात आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 3 कैपेसिटर्स हैं और हर एक की कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड है, उनको कनेक्ट किया गया है सर्किट में। तो कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटेंस बताइए कितनी होगी। तो देखिए अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो तीनों को आप पैरेलल में लगा दीजिए, तो पैरेलल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा, और अगर आप इनको सीरीज में लगा देते हैं तो 3/3 यानी कि 1 माइक्रोफैराड होगा। तो 9 और 1 जो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। बोला गया है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D ऑन डबलिंग ओनली D। अगर हम सिर्फ डायमीटर को डबल करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा, I इज इक्वल टू क्या होता है NEAVD होता है। तो हम VD को इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, या I को मैं लिख सकता हूं V/R, ठीक है, इज इक्वल टू NEAVD लिख सकता हूं। अब R की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, R की जगह पर मैं लिख दूंगा, ये रेजिस्टेंस है तो ये हो जाएगा ρL/A, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा ये हो जाएगा NEAVD। तो अब आप देखिए A ऊपर चला जाएगा तो V/ρL, ठीक है, A ऊपर चला गया और यहां चल रहा है NEAVD, तो आप A से A को कैंसिल कर दीजिए। तो कुल मिला के आप देखिएगा कि जो VD आपको मिल रहा है तो वो क्या मिल रहा है, कैपिटल V अपॉन, ठीक है, कैपिटल V अपॉन NE ρL आपको मिल रहा है, तो डायमीटर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो कुल मिला के आंसर क्या रहेगा, नो चेंज, अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 50 ओम का गैल्वेनोमीटर है जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट देता है। जी हाँ, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG आपको दिया है 1/100 एम्पियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का, 50 ओम का रेजिस्टेंस है। तो बोला गया है कि इसको कन्वर्ट करना है अमीटर में, तो रेंज कितनी है अमीटर की, 10 एम्पियर है, तो शंट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, ताकि हम इसको गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कर पाए। तो फॉर्मूला होगा I माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू क्या होगा, IG इंटू G हो जाएगा। तो कुल मिला के S इज इक्वल टू क्या होगा, IG अपॉन I माइनस IG और इंटू G होगा। तो IG की वैल्यू कितनी है, IG की वैल्यू 1/100 है, तो ये 1/100 हो गया, ठीक है। I कितना है 10 है, तो 10 माइनस 1/100 हो गया, ठीक है, और इंटू G कितना है, G आपका 50 ओम है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 0.5 ओम के बराबर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 0.05 ओम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस व्हेन photons of energy 6 eV falls on it is 4 eV। तो मैक्सिमम जो आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको क्या दी है, 4 eV दी है। तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसको हम EV नॉट लिखते हैं। तो कुल मिला के यहां से V नॉट यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 वोल्ट आपका सही जवाब होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 4 वोल्ट। ये देखिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि कुचालक में संयोजी बंद और चालन बंद के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्न कोटि का होता है। इंसुलेटर में बोला फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, 3 EV से ज्यादा होता है, 3 EV से ज्यादा होता है। तो यहाँ 3 EV से ज्यादा आपको कौन दिख रहा है, 3 EV से ज्यादा आपको ये दिख रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप मेगा पे मत जाइएगा, लगभग 3 होता है तो 3 के करीब कौन है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये था आपके मॉक नंबर
5 जो कि ऑल इंडिया लेवल पर आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बिल्कुल प्रेशर को रिलीज करके अपने एग्जाम के को देना है आपको, और आपका एग्जाम निश्चित तौर पर अच्छा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।